काय काय झालं होतं ते लाईव्ह केलं. ओके चलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट. कर दे रिकॉर्डिंग. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो सो आज हम लोग कौन सा आइटम लेने वाले हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश तो मतलब आपको पता है पैसा, फिजिकल कैश. कैश इक्विवेलेंट्स मतलब क्या होता है? हम लोग क्या कहते हैं? जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बराबर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स. या जो चेक्स होते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कैश. समझ में आया आपको? सो लेट्स टॉक अबाउट इट. एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. सो इसके अंदर क्या क्या आता है? कैश इन हैंड आता है, स्टैम्प्स इन हैंड, जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं ना, दे आर कैश इक्विवेलेंट्स. बैलेंसेस हेल्ड इन बैंक इन करंट अकाउंट, मार्जिन मनी अकाउंट्स. मार्जिन मनी मतलब जो डिफरेंस आपको रखना पड़ता है ना मार्क टू मार्केट करने के लिए, सिक्योरिटी प्राइस वर्सेस द एक्चुअल प्राइस, उनमें जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन मनी. हम लोग किधर? वो स्टॉक मार्केट में हम लोग जमा करके रखते हैं मार्जिन मनी. तो मार्जिन मनी अकाउंट्स. कैश क्रेडिट बट विद डेबिट बैलेंस. अगर क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी हो जाता है वो, तो इसीलिए कैश क्रेडिट कौन सा बैलेंस बोला? डेबिट बैलेंस. एफडीज, चेक्स, दे ऑल दैट रिप्रेजेंट व्हाट? द लिक्विड एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, बराबर, विच कैन बी लिक्विड एसेट मतलब क्या? रेडिली कन्वर्टेबल इनटू व्हाट? कैश. एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट वैल्यू रिस्क. इनसिग्निफिकेंट वैल्यू रिस्क मतलब समझते हो कि उनका वैल्यू कभी कम नहीं होना. आज अगर वो चेक 10,000 रुपए का है तो आज जमा करो या कल जमा करो, उसका वैल्यू 10,000 ही रहेगा. उसका प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट होगा, चेक का वैल्यू थोड़ी फ्लक्चुएट होगा. समझ में आया आपको? सो सब्जेक्ट टू व्हाट? इनसिग्निफिकेंट वैल्यू रिस्क. इट इज इजीली रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. Utmost professional skepticism needs to be exercised while auditing such balances, as they are what? Prone to misappropriation. Prone to मतलब क्या? Highly likely to. Misappropriation मतलब हेराफेरी. तो सबसे ज्यादा हेराफेरी इनमें हो सकती है ना. कैश चोरी कर ली भाई, बराबर है कि नहीं? तो इसमें हेराफेरी हो गई. तो इसके लिए अपन को ध्यान में रखना ही है. तो बस अभी ये हम लोग को क्या करना है? इसको ऑडिट करना है. इसका पहले आपको ये क्लिक होना चाहिए कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में कौन सी बातें आती है और कौन सी नहीं. ये क्लियर है ना अपने को एकदम? रेवेन्यू स्टैम्प्स अभी हार्डली बहुत कम यूज करते हैं उसमें, बट पहले के जमाने में 1 रुपए 5 रुपए के रेवेन्यू स्टैम्प्स जो होते थे ना, वो स्टैम्प्स बेच के भी पैसा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ऐसा. चलिए, सो अभी असर्शंस 2. नंबर 1 इज मिशेक. मेरे को देखने आए हो आप, कंट्रोल कर आराम से. एंड दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे? कंप्लीटनेस. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं? वी टॉक अबाउट इज द एग्जिस्टेंस, मतलब उतना कैश होना चाहिए. तो वो कैश उतना है या नहीं वो चेक करने के लिए क्या करेंगे. और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? कंप्लीटनेस. लेट्स स्टार्ट. स्पेशल केयर इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंसेस अनलेस चेक बाय सरप्राइज विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन. सरप्राइज मतलब क्या बोलेंगे? विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन देयर कैन बी नो सर्टेनिटी दैट कैश प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन वॉज इन फैक्ट हेल्ड बाय कस्टोडियन. अगर आप लोग जाके बोलेंगे कि आज हम कैश चेक करने आने वाले, तो वो सही कैश ही रखेगा ना वो. तो कैश को चेक करने के लिए एकमात्र जो अच्छा तरीका है वो क्या है? सरप्राइज चेक. कभी भी जाके आप चेक कर लो विदाउट प्रायर इंटीमेशन कि हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश को चेक करने वाले.
तभी आपको समझ में आएगा कि जो कस्टडियन है, कस्टडियन मतलब कौन, जो होल्ड कर रहा है कैश को, द पर्सन इज होल्डिंग द कैश, उसको बोलते हैं कस्टडियन। सही में उसके पास उतना कैश है या नहीं वो तभी पता चलेगा। फॉर दिस द कैश शुड बी चेक्ड नॉट ओनली ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर but also be checked again sometime after the close of the year without giving notice to the auditor, notice of the auditor's visit either to the entity or the staff. So point number 1, हमको अगर कैश चेक करना है तो सरप्राइज चेक करना पड़ेगा। क्लियर एकदम? आगे, if there are more than one cash balances, more than one cash balances मतलब क्या? पेटी कैशियर है, मेन कैशियर है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कैश होता है ना। पेटी कैशियर क्या करता है? चिल्लर चिल्लर खर्चे करता है। मेन कैशियर उसके पास जो मेजर चंक ऑफ कैश है वो उसके पास रखता है वो। तो अगर ऐसा आपके पास मोर देन वन कैश बैलेंसेस है, दैट इज व्हेन देयर इज अ कैशियर, अ पेटी कैशियर, अ ब्रांच कैशियर, इन एडिशन टू द इंप्रेस्ड बैलेंसेस विद द एम्प्लॉइज। इंप्रेस्ड बैलेंसेस मतलब एम्प्लॉइज को एडवांस दे रखे हैं ना। इंप्रेस्ड मतलब क्या? एम्प्लॉइज को खर्चा करने के लिए आपने क्या रखा है? एडवांसेस विथ एम्प्लॉइज। तो ऑल द आइटम्स शुड बी चेक्ड व्हाट? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या? एक साथ। नहीं तो वो क्या बोल सकता है आपको कि अरे सर अभी आप इधर चेक करें, आपको एक कैशियर के पास आपको शॉर्टेज दिखा, तो आप क्या बोल, वो एक्सप्लेनेशन तुरंत क्या बोलेगा? अरे सर ये जो शॉर्टेज है ना वो देखो, अभी हमने वो एम्प्लॉय को उधर एडवांस दिया, रिकॉर्ड करने का रह गया था, या हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या वो ऐसा कुछ भी आपको बोलेगा। तो फिर आप जब तक वहां जाओगे तब तक वो इधर क्या करेगा? फर्जी एंट्रीज पास कर देगा इधर। तो इसीलिए आपको अटैक करना है तो कैसे? एक साथ जितने भी कैश बैलेंसेस है ना, मतलब जैसे आपने देखा होगा रेड कैसे मारते हो लोग, सारे लोकेशंस पे एक साथ। वैसे ही ऑडिटर ने क्या करना? चेकिंग करने का ना कैश बैलेंसेस का, जितने कैश बैलेंसेस है पहले अंडरस्टैंडिंग तो ले रखा होगा, फिर क्या करने का? तू उधर जाओ, तू हो जा, इधर जा। सारे लोकेशंस पे हम लोग क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली छापे मारेंगे, बराबर के नहीं? तो हमें पता चलेगा कि सही में उतना कैश है या नहीं है। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। एज फार एज प्रैक्टिकेबल सो दैट शॉर्टेज इन वन बैलेंस इज नॉट मेड गुड बाय ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम अदर्स। हेरा फेरी ना कर ले वो, बराबर। अच्छा अभी आज इधर शॉर्टेज है ना भाई, थोड़ा तेरे पास का कैश दे दे रे, मैं इधर डाल देता हूं, फिर जब वो उधर आएगा ना मैं तेरे को दे देता हूं वापस। तो वो ऐसा हेरा फेरी नहीं कर सकता है वो। समझ में आया? तो आपने क्या करना है यहां पे फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या लिखा कि आपको सरप्राइज चेक करना है, बराबर है कि नहीं? सेकंड में आपको क्या चेक करना है? साइमल्टेनियस चेक करना है, साइमल्टेनियस एट ऑल लोकेशन। ऐसा मार्जिन में लिख के रखने का। इधर सरप्राइज चेक तो ब्रैकेट में लिख के रखा है उन्होंने। दूसरा अपना काम क्या है? साइमल्टेनियसली सब जगह चेक कर लेने का। आगे, इट इज डिजायरेबल फॉर द कैशियर टू बी प्रेजेंट व्हाइल कैश इज काउंटेड। जब वो कैश गिन रहा है ना मिस्टेक, जब वो कैश गिन रहा है ना, इधर इधर ध्यान देने का। हाँ, फोन में नहीं देखने का बेटा। अरे हमारे पास भी फोन है, ऐसे बिहेव करे से हमको पता ही नहीं फोन कैसे यूज करता है। अब लास्ट वार्निंग, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3 पे क्या होता है? आउट। सो इट इज डिजायरेबल दैट कैशियर टू बी प्रेजेंट। नहीं तो क्या हो जाएगा अभी? अब मान लो आप बोलोगे कि हमें कैश चेक करना है, वो क्या बोलेगा? हाँ सर आप कैश चेक कर लीजिए, मैं आता हूं जाके। वो आपको बेवकूफ बनाएगा। ध्यान से सुनना, ये जब आप ऑडिट करने जाओगे ऐसे हादसे आपके साथ हुए हैं, बहुत से आर्टिकल्स के साथ हुए ऐसा। कैश चेक करने गए आप, वो अकाउंटेंट क्या करेगा? उसको पता है उसने चोरी करी हुई है, तो वो क्या करेगा? सर आप चेक कीजिए, आई विल बी जस्ट राइट बैक। वो जाएगा, फिर वो जब आएगा ना, ही विल लीव यू अनअटेंडेड, कोई भी नहीं रहेगा। अब जब शॉर्टेज मिलेगा ना, वो बोलेगा सर पूरा कैश था, आप ही ने चोरी किया होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा हुआ है बहुत से आर्टिकल्स के साथ। तो इसीलिए अगर वो आपको ऐसा अकेला छोड़ के जा रहा है ना, उसको बोलने का नहीं, यू स्टे हियर, इफ यू आर गोइंग आई विल ऑल्सो गो आउट, यू लॉक द रूम, तू जब आएगा फिर मैं वापस आऊंगा तेरे साथ। रिस्क नहीं लेने का। समझ में आया?
नहीं तो वो आपके ऊपर इल्जाम डाल देगा वो। क्लियर है एकदम? सो इट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट द कैशियर एंड शुड बी मेड साइन द स्टेटमेंट prepared containing the details of cash balance counted with the denomination of the cash। तो भाई 500 की नोट कितनी, 100 की नोट कितनी, 200 की, 50 की, 20 की, 10 की, 5 की, 1 की, वो डिनोमिनेशन जैसे अपन डिपॉजिट करते ना कैश, तो अपन कैसा डिटेल्स लिखते हैं, तो हम पूरा कैलकुलेशन करके फिर उसको बोलेंगे तो साइन कर इतनी कैश मौजूद थी, फिर वो एक्चुअल सिस्टम में चेक करने का सही में उतनी है या नहीं है। समझ में आया आप सबको? If he is absent at the time of cash is being verified, he may hold the auditor responsible for the shortage of cash if any। देखो इधर भी लिखा है, तो आपने ध्यान में रखना है कि जो कैशियर है, कैशियर शुड बी प्रेजेंट। तो कैश वेरीफाई करने में कौन सी 3 बातें आपने पढ़ी, समझ में आया क्या? इजी है एकदम, बस ये अपने को मजा आना चाहिए चैप्टर पढ़ने के लिए, बर्डन नहीं लगना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, सरप्राइज चेक साइमल्टेनियस एट ऑल लोकेशन एंड कैशियर शुड बी प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देर इज एनी व्हाट रफ कैश बुक और डेली बैलेंसेस, डिटेल्स ऑफ डेली बैलेंस आर सेपरेटली केप्ट, द ऑडिटर शुड टेस्ट एंट्रीज फ्रॉम द रफ कैश बुक विद दोज इन द कैश बुक टू प्रूव द एंट्रीज इन द कैश बुक आर व्हाट करेक्ट। अभी लोग क्या करते हैं, कच्चा हिसाब मेंटेन करके रखते हैं रफ में। रफ मतलब क्या, अभी अपन जो नॉर्मली अपने दुकान में जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं वो बात करें तो आपको समझ में आए। हम लोग क्या, एक भाई खाता ऐसे बोलते हैं ना, खाता बुक, तो वो क्या होता है, वो कच्चा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अभी क्या होता है, अभी तेरे को ऐसा, हाँ भाई तेरे को कितना 1000 रुपए दिया तेरे को, ठीक है ना, फिर उसके बाद अच्छा तेरे को 300 रुपए दिए तेरे को, ये मेन एंट्री नहीं कर रहे अभी अपन क्या कर रही है, ऐसे कच्चे में लिख के रख रहे हैं। फिर उसने क्या किया, उसमें 200 उसने वापस रिटर्न कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा क्या करेंगे, उसको कच्चे में अभी लिख के रखेंगे, उसको रफ में लिख के रखेंगे। ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट इट इन व्हाट, रफ। और फिर ये पूरा रफ में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना अपने को, फिर बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैश बुक में, बाद में मेन बुक में, इसको बाद में इसकी एंट्रीज पास करेंगे इसकी। और ये किसके बेसिस पे एंट्री पास करेंगे, रफ कैश बुक के बेसिस पे। समझा क्या आपको? तो अपन ने देखना चाहिए कि ये जो एंट्रीज है इन द कैश बुक आर व्हाट करेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, रफ कैश बुक से मेन कैश बुक में जब एंट्री पास कर रहे हो तो इट शुड बी व्हाट करेक्ट, कहीं उसमें ओमिशन या कुछ डबल एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। मार्जिन में लिख के रख रहे हो आप लोग? Shall we proceed from here? If the auditor finds any slip chits or IOUs, what is IOU? I love you नहीं है साहूकार, हाँ, तो इसको बोलते हैं IOU, तो उसका एक्रोनिम बनाया है IOU। ये IOUs मतलब क्या होते हैं कि इट इज द, क्या बोलते हैं, रिसीवेबल्स बराबर टू अस एंड द पेएबल्स दैट आर एक्नॉलेज्ड बाय द अदर एंटिटी। आप क्या दोगे, IOU। मेरे पास IOU आएगा, इसका मतलब क्या है, यू ओ मी, दैट इज माई रिसीवेबल, यू हैव गिवन मी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दिया IOU दिस मच मनी, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सो आई गेव इट टू यू, so you are the receiver, I am the payer, so that is a cash equivalent। तो कोई भी चिट्ठी भी होती है, मालूम है आपको, बिजनेसेस में चिट्ठी पे दिया जाता है कि ये चिट्ठी है, ये उससे इतने पैसे आने हैं, देने हैं कच्चे में, तो ये सब इधर आता है। एनी स्लिप्स और चिट्स और IOUs in regards to what the temporary advances paid to the employees should be included as a part of cash balance। समझा क्या बात को? It should be included where in the cash balance। समझ में आ रहा है आपको? चिट्ठी लिख के देना, तेरे पास इतने जमा हैं, तेरे पास से इतने आने हैं, चिट्ठी पे है, तो अभी तक उसका खर्चा हुआ क्या, अभी तक उसका खर्चा हुआ क्या नहीं, तो उसको अभी भी आप किधर जमा करो,
उसको कैश बैलेंस में आप जमा करो, जब खर्चा हो जाएगा तब वो आप एक्सपेंस की एंट्रीज पास कर लेना। क्लियर है एकदम? सो एक रफ के बेसिस पे हुआ, और दूसरा किसके बात करी अपन ने? चिट्स, स्लिप्स और IOU. He should check whether those are approved by what? Authorized official and recorded in appropriate accounts later on. The auditor should perform what? Cash sensitivity analysis. नया कुछ आप सीख रहे हो? Cash sensitivity analysis करना by compiling a summary of total cash receipts and payment each month and analyzing the trend to see if there have been any variations in the specific month and request brief description from the management. Usually आप कितना कैश हैंडल करते हो? हर ऑर्गेनाइजेशन में लगभग एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ कैश एवरी मंथ यूनिफॉर्म रहता है। मतलब आप भी अगर देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ो, आपके पास भी ऑन अ गिवन डे इन अ मंथ आप क्या बोलते हो? सर मेरे पास ऐसा 200-500 रुपए, 1000-2000 रुपए रहते हैं हर महीने कैश में। बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैश में। आप कितना पैसा, कैश कितना पैसा रखते हो आप? 200, 500, 1000, कुछ तो आप वॉलेट में ऐसे साइड में छुपा के रखते हो, उसको दोस्तों को नहीं बताते। इमरजेंसी के लिए कभी कैश काम में आ जाए तो, कभी मोबाइल फोन की बैटरी डाउन हो जाए तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस समय पे कैश लगेगा, तो यू कीप सम अमाउंट ऑफ मनी विथ यू इन कैश। एवरीबडी हैज इट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वैसा ही सेम कंपनीज में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, उनका एक कैश बैलेंस यूजुअली रहता है। तो अगर उससे ज्यादा अगर आपके पास है तो भाई यू हैव टू इंक्वायर कि भाई ये कैश तुम्हारे नॉर्मल रूटीन से ज्यादा है, कुछ गड़बड़ है, या नॉर्मल से बहुत कम है, क्या हुआ भाई? तो दिस इज व्हाट यू डू इज द सेंसिटिविटी एनालिसिस। बराबर है कि यूजुअली इतना होता है तो अभी ज्यादा या अभी कम क्यों है? सो व्हाट यू डू इज अ sensitivity analysis. क्या करना है? एनालिसिस वेरिएशन इन कैश बैलेंसेस, बराबर है, एंड रिक्वेस्ट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द मैनेजमेंट. Then the auditor need to obtain what? Very simple, bank reconciliation statement. आप सबको लगता था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये अकाउंट्स का पार्ट है, आपको उल्लू बनाया। बीआरएस ये ऑडिट का पार्ट है। बीआरएस इज अ ऑडिट प्रोसीजर, रिकॉम्प्यूटेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस इज बीआरएस। क्योंकि आप उसमें कौन सी एंट्रीज मिसिंग है, कौन सी एंट्रीज डबल करी गई है, कौन सी एंट्रीज क्या बोलते हैं उसको गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड करी गई है, ये सब आप क्या करते हो? आप बीआरएस में करते हो। सो दैट इज व्हाट यू डिस्कवर दी एंट्रीज कि कहां मिस्टेक्स है, एंड देन यू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। समझा गया बात को? बिकॉज दैट इज व्हाट द एक्टिविटी यू डू। सो आपने बीआरएस करना है फॉर ऑल द बैंक अकाउंट्स, राइट, मेंटेन बाय द एंटिटी as at the reporting period, and or additionally need to understand the client's process and periodicity of making what? BRS. कि client क्या उसको every month BRS बनाता है क्या? क्योंकि every month बनाएगा तो हर month में जो missing entries है, या checks deposited directly but not recorded, या जो भी entries है वो आपको क्या पता चलेगी? वो पता चलेगी कि कौन से items missing है और क्या उसके rectification entries क्या पास हो रहे या नहीं हो रहे, ये आपको समझ में आएगा। सो यहां पे हमने क्या क्या देखा? रफ कैश बुक, क्या बोलते हैं उसको, चेक्स, स्लिप्स, आईओयूज, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट अकाउंट्स में एंट्रीज पास करनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? सेंसिटिविटी एनालिसिस, एंड आखिरी में बीआरएस। इजी है। आगे, द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट बीआरएस इज साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सनल, so that he is able to assign the responsibility in case of what? Any errors. तो अब जब हम लोग बीआरएस को वेरीफाई कर रहे हैं तो क्या करना है, जरा आप ये एक बार पढ़ेंगे। आप लोग बीआरएस करे हो ना आप लोग? सो एक बार बीआरएस के बारे में आप पढ़ेंगे, कैसे होता है बीआरएस। वही आपको जो अकाउंट्स में बीआरएस कैसे बनाते हैं उसका थ्योरी आपने पढ़ा होगा,
वो एक बार आप पढ़िए, फिर उसके बाद मैं आपके साथ दोबारा से पढ़ूंगा उसको। कुछ बातें याद आ रही है ना ऐसी पढ़ी हुई? हो गया? अरे सिर्फ बीआरएस पढ़ना है वो? हो गया क्या? चलो तो मेरे साथ थोड़ा पढ़ते हैं तो देखो आपको कुछ समझ में आता है। हम लोग क्या जो अपना बैलेंस एज पर जो क्या बोलते हैं इसको पासबुक शुड बी अग्रीड विद द बैंक बुक, या ऐसा हम लोग बोलते हैं ना पीबी बैल एंड सीबी बैल, दोनों बैल बैल मैच होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट वो बोलता है कि आपका पीबी बैल और सीबी बैल मैच होना चाहिए। पीबी बैल मतलब पासबुक या बैंक कंफर्मेशन, सीबी बैल मतलब अपना कैश बुक। ये दोनों पीबी और सीबी क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। उसके बाद चेकिंग ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स। अब उसके अंदर आइटम्स आए ना, रिकंसिलेशन बनाया तो रिको क्या आइटम्स आए होंगे ना। कुछ आइटम्स क्या होते हैं? चेक्स डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, बराबर है कि नहीं? चेक्स डिसऑनर्ड, बराबर है? बैंक एक्सपेंसेस मतलब बैंक ने इंटरेस्ट या कमीशन चार्ज किया, फिर उसके बाद डबल रिकॉर्ड किया, बराबर के नहीं? गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट डिपॉजिटेड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसे बहुत सारे आइटम्स आपको पता है ना। तो ये सारे क्या है? रिकंसिलिएशन के आइटम्स हो जाते हैं। यू देयर विथ मी? सो दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर चेक्स। ये पूरा लिस्ट दिया है उसके अंदर। Under checks issued but presented for payment underlying the bank forming part of the books of accounts. In addition, the auditor should request for the bank statements of subsequent periods and should verify if the checks issued have subsequently been cleared. समझा क्या बात को? तो जो भी आपके मेन उसमें आपने क्या देखना है? देखो रिसीट में कोई पंगा नहीं होता, कोई रिसीट में इतना ज्यादा कुछ गफला नहीं करेगा, बराबर के नहीं? अमाउंट रिसीट बट नॉट येट रिकॉर्डेड तो बराबर रिकॉर्ड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिक्टिशियस पेमेंट के लिए क्या हो सकता है कि चेक्स आर इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज अंडरलाइंग इन द बैंक बुक, मतलब अभी तक बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ है, बट हम लोग क्या कर दिया? चेक तो इशू कर दिया, अक्रूवल बेसिस पे पेमेंट तो हम लोग बुक कर देंगे ना उसको, या कैश बेसिस पे भी तो पेमेंट बुक कर देंगे ना, क्योंकि हमने तो चेक दे दिया करके। बोलो आया ना? अब खर्चे इन्फ्लेट करने के लिए क्या हो सकता है? आप फेक चेक्स निकाल सकते हो। तो एज एन ऑडिटर हमने क्या करना चाहिए? ऐसे 560 के हिसाब से सब्सिक्वेंट पेमेंट्स देखने चाहिए कि अगले स्टेटमेंट्स आपने देखना है कि क्या ये चेक सब्सिक्वेंटली क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चेक कब तक अच्छा रह सकता है? फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद वो चेक हो जाता है स्टेल। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद क्या हो जाता है? वो स्टेल चेक हो जाता है, फिर वो डिसऑनर हो जाएगा, बैंक उसको ऑनर करेगा ही नहीं उसको। तो इसीलिए अगर आपको दिख रहा है कि जो चेक आपने इशू किया था बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और अगले 3 महीने के स्टेटमेंट में वो चेक का एंट्री आपको नहीं दिख रहा है, तो उसका रिवर्सल एंट्री पास होना चाहिए। समझा क्या बात को?
तो ऐसे आपको वो बेवकूफ बना सकते हैं कि पेमेंट किया है बताएंगे आपको, चेक में दिया है, तो आप क्या सोचोगे आज चेक दिया है तो झूठ थोड़ी बोलेगा ये। समझा क्या बात को? तो खर्चे ज्यादा दिखा दिया ना उसने, प्रॉफिट कम हो गया ना, तो सही में वो जेन्युइन खर्चा है या नहीं, अगर ये आपको एस्टेब्लिश करना है तो आपने क्या करना चाहिए, अगले 3 महीने में देखना है कि क्या वो पेमेंट क्लियर हुआ है या नहीं। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। चेकिंग ऑल रिकंसिलिंग आइटम्स। अभी फर्स्ट आइटम आपको समझा क्या? आपको क्या बेटा? स्टेल का मतलब बासी होना। बासी होना, बासी मतलब क्या? हाँ, शिड़ो। तो इसके लिए स्टेल हो जाता है, मतलब अब वो कोई उसको ऑनर नहीं करेगा ना, 3 मंथ्स तक वैलिड होता है, 3 मंथ्स तक इट इज गुड। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट चेक्स इशूड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इंक्लूडेड अंडर व्हाट? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सेकेंड रिको आइटम यही आया ना, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो ये भी अपने को देखना है कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? बैंक डिपॉजिट स्लिप से। सिंपल। तुमने क्या बोल रहे हो, तुम चेक डिपॉजिट करा तुमने, कभी कभी अभी क्या होता है, एक्सपेंस को इन्फ्लेट करने के लिए आप चेक काटोगे और फेक हो सकता है, तो इसके लिए आपने अगले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चेक करने का। ये समझा गया आपको? इसमें सेकेंड पॉइंट अभी क्या कहता है, आप रेवेन्यू भी इन्फ्लेट करने के लिए कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे अकाउंटेंट को? अरे भाई चेक आया है उसका, डिपॉजिट किया है, किधर है बैंक में पैसा? अरे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है वो। तो अभी इधर चेक डिपॉजिट में अपन ने क्या करने का मालूम है? तूने डिपॉजिट किया ना चेक, सबसे बेस्ट और सिंपल एविडेंस बता, वो डिपॉजिट स्लिप। उसका फिजिकल एविडेंस मिलता है ना चेक डिपॉजिट का। बैंक तो झूठा स्लिप तो नहीं देगा। तूने चेक डिपॉजिट किया है तो सबसे सिंपल एविडेंस क्या चाहिए? बैंक डिपॉजिट स्लिप दे दे भाई। क्लियर है क्या बात? एकदम। ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय द बैंक्स एंड वेरीफाई द बैलेंसेस वर क्रेडिटेड बाय द बैंक सब्सिक्वेंट बाय टेलिंग टू द बैंक सब्सिक्वेंट पीरियड। तो फिर वो बैंक 3 महीने के अंदर अंदर वो क्रेडिट भी होना चाहिए। बट सबसे बेसिक एविडेंस क्या बोल रहा है वो? डिपॉजिट स्लिप। फॉर एनी इंस्टेंस रिलेटेड टू द चेक्स नॉट क्लियर्ड बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, the auditor should seek what? Brief description from the management and explanations are found to be unsatisfactory. The auditor should verify revenue recognition to such parties was in order as per the revenue recognition of the company's policy. समझा गया आपको कुछ? अब अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ है बट आपने इनकम तो बुक कर दिया ना, तो मैनेजमेंट से उसका एक्सप्लेनेशन लो। अगर वो एक्सप्लेनेशन आपको सही नहीं लगता है, if it is what? Unsatisfactory, it is not reasonable, तो जिसका ये चेक आया है, मतलब मान लो एक्स पर्टिकुलर क्लाइंट ने, एक्स ने चेक दिया है, एक्स का चेक हमने क्या किया? डिपॉजिट किया। बट ये क्या हुआ? अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हम क्या करेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे मैनेजमेंट से। बराबर है? मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, अगर वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो भाई ये एक्स की जितनी भी रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करी है, वो आपने एक बार फिर से चेक करना चाहिए कि ये बराबर से रिकॉर्ड किया है ना उसका रेवेन्यू। क्योंकि एक्स का पैसा क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो फिर उसके ऊपर क्या आ रहा है? अपने को डाउट आ रहा है। तो फिर देखने का कि एक्स के अकाउंट में बकायदा एक्स का जितना भी चेक्स है वो बराबर से रिकॉर्ड हुए या नहीं। समझ में आया आपको? पढ़ लीजिए ये 2 पॉइंट्स, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा? ये चेक्स इश्यूड वाला और चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड वाला। क्लियर है? फटाफट ऐसे नजर घुमाओ उसके ऊपर। तो हम लोग क्या वेरीफाई कर रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि एग्जाम में आपको इस पे क्वेश्चन भी आएगा
आप सिर्फ सोचोगे कि चलो कैश और इसका चेकिंग करना है तो ये बीआरएस का पॉइंट लिख दूंगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, आपको क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है, वो बोलेंगे कि फॉर verifying cash balances and bank balances, management prepared bank reconciliation statement. As an auditor, how will you evaluate BRS, or how will you verify the correctness of the bank reconciliation statement? फिर बच्चा क्या करता है, we will again tally, we will again prepare the BRS and agree with the BRS prepared by the management, बराबर है, ऐसा ऐसा कुछ भी फालतू फालतू लिख के आएगा। बट फिर अब बीआरएस को वेरीफाई करने के लिए आपने क्या देखना है, एक एक आइटम। फर्स्ट आइटम क्या था, चेक्स इश्यूड बट नॉट क्लियर, तो हमने क्या देखना है, सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके देखना है कि वो 3 महीने में क्लियर हुआ या नहीं। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिसीव, तो भाई उसका डिपॉजिट स्लिप देखना है। सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके चेक करना है कि वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ। इफ नॉट रिसीव वी विल सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि अगर वो उनसे अगर वो रिसीव नहीं हुआ है, एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो पार्टी है जिसने चेक्स दिए उसका आपने क्या देखना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखना है, वो पॉलिसी करेक्ट है या नहीं। ऐसे बीआरएस को वेरीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है एकदम। अभी इसके अंदर नेक्स्ट जो आपने बात करी तीसरा पॉइंट, वो क्या होता है, बैंक चार्जेस और बैंक एक्सपेंसेस। सो अब रिकंसिलिएशन आइटम में क्या आता है, द अमाउंट्स और चार्जेस डेबिटेड क्रेडिटेड बाय बैंक बट इट इज व्हाट नॉट अकाउंटेड फॉर बाय रिक्वेस्ट, नॉट अकाउंटेड फॉर, ये रिकंसिलिएशन आइटम आता नहीं। अरे ये पढ़ा है ना आप सबने, तो ये हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए सिंपल तरीका है क्या, बैंक स्टेटमेंट ले लो भाई, रिक्वेस्ट व्हाट बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ये सब खर्चे कहां दिखेंगे अपने को, बैंक ने तो बुक कर दिया ना, इनकम हो या एक्सपेंस। अब बैंक ने एवरी क्वार्टर में क्या कर दिया, इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कर दिया, डेबिट कार्ड की चार्जेस लगा दिए, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करा, बैंक ने चार्जेस लगा दिए। आपने अगर कुछ एनईएफटी या विड्रॉल 5 बार से ज्यादा कर दिया दूसरे एटीएम से, तो बैंक ने विड्रॉल चार्जेस लगा दिए, अलग अलग चार्जेस लगाता है बैंक। तो वो चार्जेस की एंट्रीज अगर आपने पास नहीं करी है, और या उसका चेक करना है कि सारे वो बराबर से करे या नहीं करे, तो आप कैसे चेक करोगे उसको, सिंपली बाय ऑब्टेनिंग व्हाट द बैंक स्टेटमेंट, सिंपल एकदम। इफ द अमाउंट्स आर फाउंड टू बी मटेरियल, the auditor should ensure that management records the adjustments for same in the books of accounts. If it does not adjust, the auditor shall consider what qualifying his report, क्योंकि ये मटेरियल अमाउंट है ना, ये हेलो ये मटेरियल अमाउंट है, बट आप इसको एडजस्ट नहीं कर रहे हो, तो वी विल व्हाट क्वालिफाई। इसको सर क्वालिफाई क्यों करना सर, इसको एडवर्स क्यों नहीं देना, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है क्या, इज इट अफेक्टिंग मेनी असर्शंस, तो इट इज नॉट परवेसिव, सो देयरफॉर वी विल जस्ट व्हाट क्वालिफाई। समझा क्या बात को। सो ऐसा भी आपको एग्जाम में क्या हो सकता है, ऐसा आपको ये एमसीक्यू में आएगा कि ये बैंक चार्जेस बराबर डेबिटेड बाय द बैंक, नॉट एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय मैनेजमेंट, and the management is not adjusting and this is material. In such situation, what remedy does the auditor have? Number 1, qualify the report, give the disclaimer of opinion, give adverse opinion or give unmodified opinion. ऐसा एमसीक्यू भी बनेगा। So you should know कि हमने कौन सा ओपिनियन देना है यहां पे, क्वालिफाइड। तो बीआरएस का प्रोसीजर समझ में आया क्या, सही है एकदम, गो थ्रू कर लो एक बार।
डन। मतलब ऐसा हाईलाइट करने से, वैसे क्या बोलते हैं उसको, नजर घुमानी है बस, ऐसा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हाउ टू वेरीफाई बीआरएस, तो आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी आपका वापस से फेवरेट डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। अपन ने किसके लिए पढ़ा था, ये बोरोइंग्स के लिए पढ़ा था, बराबर है। फिर उसके बाद हमने ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए भी पढ़ा था हमने, और अब हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी is to do what? Contact banks or financial institution directly and ask them to confirm the amounts held in the, कहां अमाउंट्स हेल्ड है, कहां है पैसा अपना, करंट अकाउंट में कितना पैसा है, डिपॉजिट अकाउंट मतलब सेविंग, फिक्स्ड, कोई भी डिपॉजिट अकाउंट है उसमें। फिर ईईएफसी अकाउंट लिखो, व्हाट इज ईईएफसी? एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। ईईएफसी मतलब क्या होता है? ईईएफसी ये क्या है, कभी भी है ना एमसीक्यू इसके ऊपर भी आ सकता है। बच्चे को क्या है, ये कभी पढ़ा नहीं होता है, तो ईईएफसी क्या होता है, फिर ये उसको प्रॉब्लम आ जाती है, उसको लगता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया। सो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। अभी ये क्या होता है, अभी बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं। दे मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, दे रिसीव पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको कुछ पोर्शन जो होता है ना, वो उसको क्या करते हैं, उसको फॉरेन करेंसी में होल्ड करके रखते हैं टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स। क्योंकि उनको पता है कि अपने को अगर डॉलर रिसीव करना है और अपने को पेमेंट भी अगर डॉलर में करना है, तो क्यों ना पैसा डॉलर में ही रखे अकाउंट में। वाई टू कन्वर्ट इट इनटू अकाउंट, तो इधर एक्सचेंज रेट गया, बराबर, वापस से उसको कन्वर्ट करना, वापस एक्सचेंज रेट का गया, तो डबल नुकसान होता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक्सचेंज अर्नर्स होते हैं, ये कि ये लोग क्या करते हैं, इनको पेमेंट भी डॉलर में करना होता है, रिसीव भी डॉलर में करते हैं। सो सोचते हैं भाई उसको डॉलर में ही रखते हैं ना, फिर वाई टू कन्वर्ट इट मल्टीपल टाइम्स एंड लूज द वैल्यू in what fluctuation of exchange rate. तो they maintain what? EEFC account, exchange earners foreign currency account. देखो ये वैल्यू एडिशन होना चाहिए टॉपिक पढ़ते तो, ठीक है ना, नहीं तो फिर मजा नहीं। फिर हर कोई दिन अगर अपन बैठे तो कुछ तो नया सीखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। सो देन देयर इज अ कैश क्रेडिट अकाउंट, सारे जितने भी अकाउंट्स है ना, कैश क्रेडिट अकाउंट। देन देयर इज रिस्ट्रिक्टिव यूज अकाउंट्स लाइक डिविडेंड अकाउंट, होता है ना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, बराबर है कि नहीं, तो वो अकाउंट में पैसा। देन देयर इज व्हाट? एस्क्रो अकाउंट्स एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड्स। एस्क्रो अकाउंट्स होते हैं, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स मतलब क्या होता है कि अपन इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, बट अगर अपन बाहर भी अपना कोई उधर, मान लो इटली में कोई मेरा एक ब्रांच है, सो उधर अपना बैंक अकाउंट इन योर कंट्री और योर कंट्रीज बैंक अकाउंट इन आर कंट्री, ऐसा। तो उसके लिए जो एस्क्रो अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं। सो ये ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। तो उन सबका हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कंफर्मेशन ले सकते हैं। बैलेंस चेक नहीं करना अपने को, कंफर्मेशन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं अपन, समझा क्या बात को। सो कौन से अकाउंट से एक बार पढ़ो उसको। कैश क्रेडिट वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। और एस्क्रो अकाउंट में मतलब और क्या होता है ना, बेसिकली कि एक थर्ड पार्टी क्या करता है, फंड्स होल्ड करता है फॉर टू पार्टीज। ये यूजुअली ये रियल एस्टेट में भी है ना, काम में आता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, ऐसा कोई अगर इसमें नहीं, ऐसे एक पहले जब बुकिंग वगैरह करते ना कोई फ्लैट्स, तो इसमें ऐसे आता है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी का एस्क्रो अकाउंट होता है। तो एस्क्रो अकाउंट मतलब क्या होता है, अभी मैं जो हूं, मैं कौन हूं, एक क्लाइंट हूं।
और मेरा बिल्डर है, मेरे को बिल्डर को पैसा देने का है, बट वो पैसा हैंडल कौन करता है, इतना ह्यूज अमाउंट, बैंक, और उस अकाउंट को क्या बोलते हैं अपन, एस्क्रो अकाउंट, वैसा भी होते हैं अकाउंट्स। सो इन सबका हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैलेंस कंफर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। देन द कंपनी विल डू व्हाट, सिंपल, चलो ये पॉइंट्स अभी अपन इजी कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर उसमें क्या है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, इन्वेस्टिगेट तो करेंगे, साथ ही साथ वी विल ऑब्टेन व्हाट, एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। मार्जिन में लिखते जाओ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंफर्मेशन लेंगे, नंबर 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब आप समझते हो आप लोग क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी मतलब मिसमैच। और अपना ऑडिट दिमाग क्या बोलता है, अगर आपको डिस्क्रिपेंसी या मिसमैच मिलती है तो हम लोग ने एक्सप्लेनेशन लेना है या हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। द ऑडिटर शुड एम्फसाइज कंफर्मेशन ऑफ 100% ऑफ द बैंक अकाउंट बैलेंसेस। सैंपल करना है क्या, वो बोलता है जितने भी बैंक अकाउंट्स, ऐसे कितने बैंक अकाउंट होंगे आपके, कितने होंगे, 5, 10, 50, कितने अकाउंट खोल के रखोगे, बराबर के नहीं, सबके आपने कंफर्मेशन लेना है। इन रिमोट सिचुएशंस, रिमोट सिचुएशंस मतलब क्या, इन रेयर सिचुएशंस। रिमोट मतलब क्या बोल रहे, रेयर। इन रेयर सिचुएशंस वेयर नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, द ऑडिटर शुड परफॉर्म एडिशनल टेस्टिंग रिगार्डिंग द बैलेंसेस। तो आपने कंफर्मेशन किससे लेने का है, 100% कवरेज ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर डीसीपी, फॉर डायरेक्ट कंफर्मेशन। और अगर बैंक ने कंफर्मेशन लेटर्स नहीं दिए, और बैंक यूजुअली देता है, बहुत ही ऐसे रेयर रहेगा कि बैंक नहीं देगा, तो आपने चेक करना है कि वेदर द बैलेंसेस अग्री विद द स्टेटमेंट गिवन। अगर आप कंफर्मेशन नहीं दे रहे हो तो कम से कम आप बैंक स्टेटमेंट तो दे ही रहे हो ना। बैंक स्टेटमेंट तो हम लोग ऑनलाइन भी तो डाउनलोड कर ही सकते हैं ना। सो 31 ऑफ मार्च को जो आपका मार्च का स्टेटमेंट दिख रहा है वो आपके बुक के साथ अग्री करना ही चाहिए। सो उसको अगर नहीं मिला है, इफ नो रिप्लाई रिसीव्ड, इफ नो कंफर्मेशन रिसीव्ड, इफ कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड, मार्जिन में लिख के रखो। फिर अपन ने क्या करना चाहिए, इट शुड अग्री विथ बैंक स्टेटमेंट। सेकेंड, ये आपने क्या करना चाहिए, रिसीव थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन लॉगिन एंड सेंडिंग द ऑडिट टीम मेंबर टू द ब्रांच अलॉन्ग विद द एंटिटीज पर्सनल टू ऑब्टेन व्हाट, द बैलेंस कंफर्मेशन। आप क्या करो, आप खुद चले जाओ बैंक के अंदर और बैंक को बोलेंगे साले क्यों नहीं भेज रहा तू, दे कंफर्मेशन दे। तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन एक तो बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लोगे, या तो आप क्या बोलोगे, जो अकाउंटेंट रहेगा ना आप उसी के साथ चलोगे, चल भाई मेरे साथ तू बैंक चल, अपन क्या करेंगे कंफर्मेशन लेके आते हैं, बराबर के नहीं। तो ये आपने कंफर्मेशन लेना चाहिए। क्लियर है एकदम, यस सर। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन रिगार्ड्स टू SA 505 टू वेरीफाई बैंक बैलेंसेस, तो आपको ये सब लिख के आना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग, पहले विच अकाउंट्स, देन इफ देर इज अ डिस्क्रिपेंसी, इफ कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड, 3 स्टेप्स, समझा गया। सो इधर मार्जिन में आप लिख के रखेंगे कि फर्स्ट विच अकाउंट्स, फिर उसके बाद डिस्क्रिपेंसी, उसके बाद नो रिप्लाई। तो ऐसे क्या है, अपने को बस वो उतना हेडिंग पढ़ लिया ना, आपको अंदर का कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि अपने को करना क्या है। ऑडिट प्रोसीजर आपको ध्यान में आ जाएगा। बच्चा इस टॉपिक को डरता क्यों है, क्योंकि उसको लगता है इतना कौन याद करेगा भाई 6-8 नंबर के लिए। इसका कोई स्ट्रेस ही नहीं है, आपको बस एक बार रीडिंग करना है, आपको आराम से। मुझे तो लॉजिकली आप लोग छाप के आ सकते हैं कि नहीं, इसको 10-15 पॉइंट आपको वो जोड़ना है बस, समझे बात को। अभी बात हो रही है इट शुड बी वैल्यूड प्रॉपरली। तो वैल्यूएशन के लिए क्या कहता है, एंश्योर दैट ऑल बैंक अकाउंट्स होल्डिंग फॉरेन करेंसी हैव रीस्टेटेड एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
मतलब आपको यहां पे AS11 का ध्यान में रखना है, क्योंकि कैश में वैल्यूएशन में और क्या रखोगे, लिखोगे भाई, थोड़ा लॉजिक लगाओ। कैश में वैल्यूएशन असर्शन क्या इफेक्ट होगा बताओ भाई, 1 लाख की कैश है, वो 1 लाख की वैल्यू रहेगी। वो कैश का वैल्यू कम ज्यादा थोड़ी होगा, पड़े पड़े थोड़ी ना फिजिकल कैश बढ़ेगा। समझा क्या बात को? तो किसमें वैल्यूएशन चेंज हो सकता है? अगर मेरे पास मान लो यूरोस, डॉलर्स, पाउंड पड़े हुए, तो अगर मैं उसको INR में कन्वर्ट करेगा तो वैल्यू चेंज होगा। तो बस वो वैल्यूएशन के लिए बस क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक है ना। सो कभी भी कोई भी एसेट में वैल्यूएशन की अगर बात होती है तो भाई ये फॉरेन करेंसी का ये ध्यान में रखना, ठीक है। लाइबिलिटीज के लिए बोरोइंग्स में भी हमने क्या बोला था, अगर लोन आपने फॉरेन करेंसी से लिया है तो भी आपको वो दिखता है। ट्रेड रिसीवेबल्स भी अगर फॉरेन करेंसी में है तो भी हमने देखा था, करेक्ट है। डिस्क्लोजर्स पढ़ लीजिएगा फटाफट, चलो, और हाईलाइट करना है डिस्क्लोजर्स क्या क्या करना है अपने को। कैश एंड इक्विवेलेंट्स, बैलेंस विथ बैंक, चेक्स या ड्राफ्ट्स ऑन हैंड। ये भी क्या होता है, चेक्स या ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, मतलब चेक्स रिसीव्ड है बट अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं करे हैं। कभी कभी एडवांस चेक मिल जाता है अपने को, 2 दिन बाद जमा करने वाला है, तो अभी भी चेक्स है ना हैंड में, तो वो सब कैश ऑन हैंड। अदर्स, अमार्क बैलेंसेस, आपको पता है अमार्क बैलेंसेस, बैलेंसेस केप्ट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, पैसा भी है ना बैंक में, ये भाई हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए साइड में निकाल के रखा है, ठीक है ना, डिविडेंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा। बैलेंस विद बैंक विथ मार्जिन मनी और सिक्योरिटी और गारंटी। रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस, रिपैट्रिएशन मतलब आप जैसे अभी आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आप इंडिया से अगर मान लो आपका ब्रांच है इधर और आपका मेन जो बिजनेस है वो मान लो यूएस में, यूएस की कंपनी यहां पे काम कर रही है, तो वो पैसा इंडिया में थोड़ी रखेगी, इंडिया से कमाया हुआ पैसा वापस यूएस भेजेगी ना उसको, उसको बोलते हैं रिपैट्रिएशन। तो कितना रिस्ट्रिक्ट, मतलब कितना भेज सकते हो कितना नहीं, उसके ऊपर भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिपैट्रिएशन। वापस आपने टैक्स में पढ़ा होगा ना रिपैट्रिएशन, सुना है क्या आपने टैक्स में से? याद नहीं सुना होगा बट सुना सुना है क्या, सुना सुना है, रिपैट्रिएशन। एंड बैंक डिपॉजिट्स विथ मोर देन 12 months मैच्योरिटी shall be disclosed what separately, 12 months लेस देन मोर देन, तो इसका डिस्क्लोजर चाहिए। ये हो गया किसके बारे में, कैश के बारे में। इजी है कैश, हाँ तो ऐसे ही अभी अभी जैसे से और अपन आगे जाते जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि यहां पे क्या चेंज हो रहा है, बस वो आइटम चेंज हो रहा है, तरीका ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। एक बार नजर घुमा लो कैश के ऊपर स्टार्ट टू एंड, फिर चलते हैं आपका फेवरेट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमने और सारी डिटेल्स किधर पढ़ी थी, हमने एसए नंबर 501 में भी बात करी थी, इफ यू रिमेंबर। अकाउंट्स में भी सुना है, बोल रहे रिपैट्रिएशन। लॉ में फॉरेन कंपनी में सुना है रिपैट्रिएशन है, मतलब ऐसा। ये मजा आएगा पढ़ने को। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अभी बात करेंगे अबाउट व्हाट, इन्वेंट्री। चलो अभी एकदम अच्छे से ध्यान से हम लोग इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे। अभी देखो ये जो कैश है, ये आप समझिए ऑडिट तो आप कर रहे हो, आपका अगर बिजनेस होता तो कैश कैसे चेक करते, यही करते हैं आप लोग, सारे लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली चेक करते, सरप्राइज चेक करते, वही सारी बातें आपको लिखनी है। अभी इन्वेंट्री, आपके बिजनेस में इन्वेंट्री,
सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वेंट्री किसे कहते हैं, क्या होता है इन्वेंट्री। अकाउंट्स में इसका डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्वेंट्री का डेफिनेशन वो क्या कहता है, जो हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बोलो आया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। जो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं उसको भी तो इन्वेंट्री कहते हैं। रॉ मटेरियल ऑल्सो व्हाट, इन्वेंट्री। बेचने के लिए यूज करो, प्रोडक्शन प्रोसेस जो बाद में प्रोड्यूस करके बेचेंगे, या इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज, दैट इज कंज्यूमेबल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मटेरियल्स और सप्लाईज कंज्यूम, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, अकाउंट्स में आपने सुना होगा ना ये वर्ड कंज्यूमेबल्स। यस, इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। कैसे वैल्यू करते हैं इसको, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। द बेसिस फॉर वैल्यूएशन जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, इट शुड बी अप्लाइड व्हाट, कंसिस्टेंटली। अगर इसमें कहीं कोई चेंज है तो आपने क्या करना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। आर वी गुड, मतलब ये चीजें तो मैं फास्ट पढ़ सकता हूं ना। अगर इन्वेंट्री की बात हुई तो पहले इधर क्या बोलता है, ये इन्वेंट्री मतलब इधर उसने डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज इन्वेंट्री। फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोला, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यूएशन प्रिंसिपल करेक्ट है। अब डेफिनेशन और वैल्यूएशन प्रिंसिपल समझने के बाद अब अपना एज एन ऑडिटर अपनी बारी है कि इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है। असर्शन नंबर 1, एग्जिस्टेंस। फटाफट करेंगे, बहुत इजी है। इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस जाके गिन ले भाई, तुम ऑडिटर हो ना, जाओ और गिन ले। गिनेगा क्या। उसके बाद कंसाइन गुड्स शुड बी व्हाट, सेग्रीगेटेड। कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनमेंट में क्या होता है, किसको ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है क्या, सिर्फ पोजीशन होता है, ओनरशिप नहीं। वो कंसाइनी कौन होता है अपने लिए, इंटरमीडिएरी होता है ना, एजेंट जैसा होता है कि एजेंट और कंसाइनी, कंसाइनर एक ही, मतलब कंसाइनर और अपन एक, कंसाइनी और एजेंट सेम। लीस्ट इंटरेस्टेड क्या होता है, एजेंट और कंसाइनर, कंसाइनी सेम होता है, अलग अलग होता है। कंसाइनी एंड एजेंट आर सेम, पक्का। फाउंडेशन में पढ़ते हो ना, ये फाउंडेशन में पढ़ते हो ना, नहीं बता सकते। कंसाइनी इज इक्वल टू एजेंट, ठीक है। सो जो एजेंट के पास कंसाइन गुड्स शुड बी व्हाट, सेग्रीगेटेड। मतलब ध्यान दो, फर्स्ट तो आपने क्या करना है, फिजिकली आपने क्या करना है, इन्वेंट्री को काउंट करना है। बट अगर आपने कुछ गुड्स आपने किसको, एजेंट को दिए हुए हैं, तो उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना चाहिए कि गुड्स लाइंग विद द एजेंट एंड गुड्स विद द मेन ब्रांच, बराबर है। ब्रांच के पास अलग, एजेंट के पास अलग और मेन ऑफिस में अलग, तो उसका किसके पास कितना है वो सेग्रीगेशन होना चाहिए। फिर ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए विथ व्हाट, मैनेजमेंट। ये हमने 501 में भी पढ़ा था, काउंटिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की। हम क्या करेंगे, उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हम लोग कैसे करेंगे उसको, टेस्ट काउंट करेंगे। टेस्ट काउंट मतलब क्या बोलते हैं इसको, सैंपल बेसिस पे। ये पूरा ऐसे 501 में पढ़ा है अपन ने, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर 1 ऑब्जर्व करेंगे कि वेदर दे आर फॉलोइंग द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। मैनेजमेंट काउंटिंग करेगा, मैं क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। एक हमने ऑब्जर्वेशन, OICI में ऑब्जर्वेशन भी पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर कि एक दीदी क्या कर रही थी, वो सिर्फ चिल कर रही थी, वो बार्स या जो भी है वो सिर्फ वो एम्प्लॉयज काउंट कर रहे थे, वो ऑरेंज जूस पीते पीते क्या कर रही थी, वो ऑब्जर्व कर रही थी।
सो मैनेजमेंट कैसे काउंट कर रहा है अपन ने बस क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट सुपरविजन है ना, क्योंकि क्या होता है अगर उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो ठीक से काउंट कर रहे हैं नहीं कर रहे किसको पता. समझा क्या बात को. अभी फॉर एग्जाम्पल अमर भैया आपकी रिसीट चेक करने आ रहे हैं, तो वो बराबर से रिसीट चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मैं अगर उसके ऊपर ध्यान रखता हूं तो वो बराबर करेगा. वो बोल रहे सर नहीं देख रहे, छोड़ना, कहां ठीक से चेक करना, कोई क्या फर्क पड़ रहा है. सेम वे में इन्वेंट्री का लिए भी होगा. सो क्या क्या बात करी इन्वेंट्री के लिए. सबसे पहले आप जाके क्या करोगे, काउंट करोगे. इसको दिमाग में आप स्टोरी बनाओ, सिर्फ रीड मत करो. व्हाट यू आर डूइंग, इन्वेंट्री है, मेरे बुक से आपको चेक करना है, क्या करोगे, जाके काउंट करेंगे. बट उसमें जो बुक्स मैंने मेरे फ्रेंचाइजीज को दिए वो अलग से मेंटेन होना चाहिए. डबल काउंटिंग हो जाएगा ना नहीं तो, बराबर. तो उसके फ्रेंचाइजी के अलग और मेरे अलग सेग्रीगेशन होना चाहिए. फिर उसके बाद हमने क्या करना चाहिए, इसको काउंटिंग करना चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट, सैंपल बेसिस. बताओ सर की ऑडिट की बुक्स कितने हैं, एफएम की कितनी है, एसएम की कितनी है, सैंपल बेसिस पे काउंट करेंगे आप. फिर उसके बाद ये काम करने का किसका है, जिम्मेदारी मैनेजमेंट का. बट तुम मैनेजमेंट के साथ तू गिन, मैं देख रहा हूं, मैं तो मैं ऑब्जर्व करेगा. फिर जब वो मैनेजमेंट का व्यक्ति उसे काउंट कर रहा है, आप क्या चाहते हो, उसके ऊपर सुपरविजन हो, क्योंकि द इफेक्टिवनेस ऑफ द काउंटिंग विल बी लिमिटेड टिल द टाइम इट इज बीइंग ऑब्जर्व. नजर हटी, दुर्घटना घटी. उसके बाद ऑल आइटम शुड बी व्हाट, टैग्ड. ऑल आइटम शुड बी व्हाट, प्रॉपरली टैग्ड. आज के तारीख में बारकोड सिस्टम चलता है. मैंने आपको बताया ना, आज के तारीख में ड्रोन सिस्टम चलता है. तो क्या होता है, वो ड्रोन घुमाते हैं, वो बारकोड टंग 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 फटाफट फटाफट क्या कर लेता है, वो काउंटिंग करता है. तो इसके लिए वो ऑल आइटम शुड बी व्हाट, प्रॉपरली टैग्ड. आप अगर देखोगे ना अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स, बड़े बड़े कंपनीज में भी क्या होता है, बारकोड, आपके बुक के पीछे भी बारकोड होगा. देखो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है ना, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी अगर आप देखोगे तो उसके पीछे भी बारकोड है. तो इंस्टीट्यूट क्यों बारकोड, क्योंकि जब वो इनवर्ड होता है ना, अपने एसपीसी के बुक्स के पीछे भी बारकोड है. नहीं वो तो क्यूआर कोड्स है, वो अलग है वो. बट आईसीआई का मटेरियल अगर आप देख रहे हो तो उस पे क्या है, बारकोड है ना उस पे. वो क्या होता है वो मालूम है, इट इज टैग्ड, कि इतने यूनिट्स हमने प्रिंट करके वो क्या करते हैं, फिर जैसा सिस्टम में एंट्री करना है ना, टक 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 स्कैन करके वो इतना स्टॉक है पता चलता है वो. समझा क्या बात को. उसके बाद जब इशू होता है ना, अभी सिस्टम में स्टॉक का डेटा गया ना, बच्चों ध्यान देना, अभी मान लो 10,000 इंस्टीट्यूट ने बुक्स प्रिंट करी, स्टॉक में है. जब वो इशू करते हैं ना, तो वो स्कैन करते हैं फिर इशू करते हैं, स्कैन करते फिर इशू करते हैं. डीमार्ट में होता है जैसे. तो उससे क्या हो जाता है, वो आउट का एंट्री सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है. तो रियल टाइम में पता चलता है कि कितने बुक्स अवेलेबल है करके. समझा ये हर. तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं वो, ऑल द इन्वेंट्री शुड बी व्हाट, इट शुड बी प्रॉपरली टैग्ड. समझा क्या बात को. ऑब्जर्व द अमाउंट्स आर शोन ऑन व्हाट, टैग्स. उसकी एमआरपी कितनी है वो भी दिखनी चाहिए. अगर आप वापस मॉड्यूल खोलोगे तो अगर आप फर्स्ट सेकंड पेज अगर आप खोलोगे, बराबर के नहीं, तो उसमें बारकोड और उसका प्राइस भी आपको दिखेगा ऐसा 645. तो पीछे प्राइस भी होता है, अमाउंट भी होता है. ठीक है ना. बहुत से आइटम्स आप अगर देखते हो कि कोई भी आप, अभी आपके पास चॉकलेट्स वगैरह होंगी, बराबर, कोई भी आप क्या बोलते हो, चिप्स वगैरह पैकेट्स होते हैं, तो आपने देखा होगा उस पर भी बारकोड होता है और उस पर एमआरपी भी लिखी हुई होती है. जहां बारकोड होता है उसी के बाजू में एमआरपीज होती है. तो उसकी वैल्यूएशन भी सही से होनी चाहिए कि कौन सा आइटम, बराबर 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क, वो कितने आइटम्स है उसका वैल्यू. समझ रहे हैं. सो क्या हुआ यहां पे, ऑल आइटम्स आर व्हाट, टैग्ड. एंड जो भी आइटम्स टैग्ड है उसके अमाउंट्स भी प्रॉपर होनी चाहिए. डिटरमाइन द टैग्स एंड समरी शीट्स आर व्हाट, कंट्रोल्ड एंड रिकनसाइल्ड. तो टैग के बारे में क्या क्या हो गया यहां पे. पहले वो बोलता है उसको टैग करो, फिर उसके बाद जो टैग किया उसका अमाउंट बराबर होना चाहिए, और फिर उसका अपने समय समय पे क्या करना चाहिए, रिकंसिलिएशन करना चाहिए. रिकंसिलिएशन ऑफ टेस्ट काउंट्स with what tags and summary sheets and discrepancy noted
शुड बी व्हाट समराइज एंड अग्रीड विद द क्लाइंट पर्सनल. डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या कहते हैं हम लोग कि देर इज व्हाट अ मिसमैच. सो अगर उसमें मिसमैच हो गया है तो क्लाइंट से पूछना चाहिए और वो क्लाइंट से उसकी सहमति होनी चाहिए. यू हैव टू रिमेन व्हाट अलर्ट. क्यों? बिकॉज एम्प्टी बॉक्सेस भी हो सकते हैं या ऑब्सोलीट आइटम्स भी हो सकते हैं. ऑब्सोलीट मतलब क्या बोलेंगे? आउटडेटेड. या हम लोग बोलेंगे इट विल बी व्हाट एक्सपायर्ड. अगर वो आउटडेटेड या एक्सपायर्ड आइटम है तो हमारा वो कुछ काम का नहीं है. इन्वेंट्री में रहके भी उसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि इट इज नॉट फिट फॉर सेल, इट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. तो इसको आप जबरदस्ती आप सिर्फ क्या करोगे? इन्वेंट्री में ऐड करोगे, बट वो उसका कोई मतलब नहीं है. जैसे हम लोग ने ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हमने कट ऑफ की बात करी थी, सेम यहां पे भी कटप्पा आएगा क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री दोनों कनेक्टेड है ना. तो कट ऑफ टेस्टिंग बाय डॉक्यूमेंट्स ऑफ लास्ट 5 to 10 रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स. कि तुम अगर बता रहे हो कि इन्वेंट्री इतना आया है, हो सकता है कि आप स्टॉक का पोजीशन इन्फ्लेट करने के लिए बोलोगे कि इतनी इन्वेंट्री आई है, तो आपने क्या करना चाहिए? अगले 5-10 दिन में सही में उतनी इन्वेंट्री आई है या नहीं, वो आपने रिकॉर्ड चेक करना चाहिए. हो सकता है ना कि वो रिकॉर्ड्स क्या कर दे? उसको मैनिपुलेट करे. अगर वो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, सो एंश्योर एक्सक्लूजन ऑफ थर्ड पार्टी स्टॉक एंड डैमेज्ड और ऑब्सोलीट स्टॉक. उसको क्या करना है? आपने एक्सक्लूड करना है. थर्ड पार्टी के पास है तो वो आपका स्टॉक में काउंट नहीं होगा. ठीक है. नंबर 2, अगर वो डैमेज्ड है, हाँ तो इसलिए क्योंकि अपने पोजीशन में कितना है और थर्ड पार्टी के पास कितना है, वो सेग्रीगेशन होना चाहिए. वो ऊपर ही किया ना अपन ने. जो कंसाइनी था वो भी तो एजेंट ही था ना, वो अपना, वो थर्ड पार्टी हो गया ना. नहीं तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगा ना. अब उसका भी स्टॉक लोगे, फिर उसका स्टॉक अपना कह के अपने स्टॉक में भी ऐड कर दोगे तो पोजीशन इन्फ्लेट हो जाएगा. इसीलिए हाँ, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद ये डैमेज स्टॉक वगैरह सब आपने क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए. ensuring the accounting of all the stock sheets, investigating the differences between physical stock take and stock records, and ask the entities personnel to sign what all stock count sheets. जैसे हमने करेंसी स्टेटमेंट का साइन करा के लिया था डिनोमिनेशन का, वैसे ही यहां पे आपको क्या साइन करा के लेना है? आपको स्टॉक शीट्स. इफ एनी टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स. द एंटिटी यूजेस पीरियोडिक सिस्टम फॉर इन्वेंट्री काउंट. एंटिटी के पास क्या होना चाहिए? पीरियोडिकली उन्होंने काउंटिंग करना चाहिए, दैट इज एट रीजनेबल इंटरवल्स. इफ द एंटिटी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल कंटिन्यूअस, इमीडिएटली एज एंड व्हेन. अगर आपने इश्यू किया तुरंत रिकॉर्ड होगा, परचेस किया तुरंत रिकॉर्ड होगा. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे. विथ प्रॉपर एंड एडिक्वेट रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री में बी काउंटेड ऑन व्हाट? इंटरिम बेसिस. ऐसा तो आपने पीरियोडिकली करना चाहिए, बट अगर आपका स्टॉक रिकॉर्ड आप कैसे कर रहे हो? परपेचुअल बेसिस पे अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आपने इंटरिम बेसिस पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी किया तो भी चलता है. कंफर्म इन्वेस्टिगेट एनी इन्वेंट्री लाइंग विद द थर्ड पार्टी. आप समझ में आया? ये इधर तक अपन ने कौन सा इन्वेंट्री चेक किया? जो अपने पास था. इसीलिए जो कंसाइनी के पास था, एजेंट के पास था, थर्ड पार्टी के पास था, उसको हमने काउंट नहीं करा. फिर अब जो थर्ड पार्टी के पास है उसको चेक करेंगे तो टोटल इन्वेंट्री अपने बुक्स में कितना आना है वो मैच हो जाएगा. क्लियर है? एग्जिस्टेंस के बारे में पूरा पढ़ो, चेक करो कि क्या आप इसमें से 7-8 पॉइंट निकाल सकते हो, क्या आपको याद रहेंगे क्या. एग्जिस्टेंस के लिए ये सारी बातें आपको चेक करना है.
सो क्या क्या आपको क्लिक होता है अभी बिना बुक में देखे, रैंडमली जो आपको सही लगता है वो पॉइंट्स आप मुझे बताने की कोशिश करो। इन्वेंट्री, सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करना है, पहले इन्वेंट्री काउंटिंग करना है, फिर कंसाइनी के पास रखा है उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए, फिर यू हैव टू पार्टिसिपेट विथ मैनेजमेंट फॉर काउंटिंग, फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन करना है, काउंट प्रोसीजर पे सुपरविजन होना चाहिए, टेस्ट काउंट्स होने चाहिए, फिर टैगिंग के 4 पॉइंट्स हमने देखे, सबको टैग करना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए उस टैग्स पे, फिर उसके बाद आपने रिकंसिलिएशन करना चाहिए विद द स्टॉक शीट्स, फिर उसमें अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो इट शुड बी अग्रीड विद द मैनेजमेंट, फिर उसके बाद वो स्टॉक का साइन, स्टॉक स्टेटमेंट क्या करना चाहिए, साइन करा लेना चाहिए। हाँ, अब उसके बाद और क्या ध्यान में आता है आपको बताइए? कट ऑफ डेट 5 to 10 डेज, वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपने देखना है। और सोचो अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो आप इंटरिम बेसिस पे काउंट कर सकते हैं, नहीं तो पीरियोडिक सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद और थर्ड पार्टी का सेपरेट मेंटेन करना चाहिए, बाद में थर्ड पार्टी का स्टॉक वेरीफाई करेंगे। ऑब्सोलीट या आउटडेटेड इन्वेंट्री को आपने एक्सक्लूड करना चाहिए। खत्म हो गया, इतना आसान है, एक बार पढ़ना चाहिए उसको, बस याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई भी इन्वेंट्री का ना ये ऐसे ही करना है चेकिंग। अभी एग्जिस्टेंस के बाद नेक्स्ट वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट, ये चेक करना है कि सारी जो इन्वेंट्री है बराबर के नहीं, इंक्लूडिंग द इन्वेंट्री ओन्ड बाय द एंटिटी बट केप्ट विद द थर्ड पार्टी, सारी इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए, सही से रिकॉर्ड करनी चाहिए। नंबर 1 क्या बोला, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। कैसे करेंगे अपन? कंपैरिजन विथ इंडस्ट्री एवरेज, बजट्स, प्रायर ईयर, ट्रेंड एनालिसिस, यही सारे मेथड्स थे क्या एनालिटिकल प्रोसीजर के, कि जिससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ऑन एन एवरेज कितनी इन्वेंट्री ये लोग रखते हैं। अभी अगर मैं बुक्स रखता हूं तो ऑन एन एवरेज सर आप कितनी बुक्स रखते हो आपके पास? हम लोग 500-1000 बुक्स एट अ टाइम रखते होंगे, बराबर है कि 500 बुक्स तो कम से कम स्टॉक में हर बार रहती है, कि अगर ऑर्डर्स आते हैं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किड्स डोंट गेट द बुक्स, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। फिर हम इंडस्ट्री के साथ, एज एन ऑडिटर आप इंडस्ट्री के साथ देखोगे कि अलग अलग एकेडमीज जो है वो कितने बुक्स रखते हैं, इतने बुक्स रखना सही है या नहीं। यू कंप्यूट व्हाट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी तो एफएम आपका खत्म हो गया ना, उसमें आपने ये रेशियोज पढ़े होंगे, आपने रेशियोज वाला चैप्टर। इससे क्या फायदा होता है आपको समझ में आता है ना, कि रेशियोज सेम होने चाहिए, बराबर है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, परफॉर्म वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस मतलब ऐसा कि आपकी देखो एक इन्वेंट्री विद द सेल्स, ये ध्यान में रखो, आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका, उसको कंपेयर करते हो विथ हाउ मच एवरेज इन्वेंट्री यू कीप। ये हमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, याद है ना आपको? उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, बराबर है कि नहीं? सो ये हमने एक रेशियो चेक किया। दूसरा वर्टिकल एनालिसिस, कैश में किया था सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि ऑन एन एवरेज आप कितना कैश रखते हो। यहां पे हम लोग कर रहे हैं वर्टिकल एनालिसिस। वो क्या देख रहे हैं अपन, कि आपकी इन्वेंट्री का प्रोपोर्शन कितना है एज कंपेयर टू टोटल एसेट्स। आपका टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा भाई? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैश एंड बैंक, फिर इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स, टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो उस टोटल एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री का कंपोनेंट कितना है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि लगभग 10%, 20% ये इन्वेंट्री एक्वायर करता है ऑफ द टोटल एसेट्स। एंड देन द बजट्स। तो इन सबके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि लगभग आपके पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। ये क्या करेंगे अपन, सोचेंगे इतना होना चाहिए, फिर उसको हम लोग एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि जितना सोचा था एक्चुअल में क्या उतना पाया है क्या। समझा? नंबर 1।
Then we will compare it with what? Non-financial information. Non-financial information मतलब क्या? Weights और other measurement like liters, gallons, pounds. समझ रहा है बात को? तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? वेट्स. अभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब इन्वेंट्री चेक करते हैं ना, सर इतने बॉक्सेस दिख रहे हैं, बट भाई बॉक्सेस में एक बॉक्स में कितना वजन आता है, हम लोग क्या करेंगे, भाई इसका तू वजन करके बता मेरे को, क्योंकि बॉक्सेस है बट उतने एक्चुअल में उतना वेट है या नहीं ये चेक करना होगा. तो अगर वेट में मिसमैच है तो इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं है. बॉक्स 100 के 100 बॉक्स है, बट 100 बॉक्स में अगर 500 किलो होना चाहिए और उसमें 450 किलो है, मतलब प्रॉब्लम. वो इसका अपन ने वो बिस्किट्स का देखा था, सनफिस्ट का, एक याद है कि आपको लिटिगेशन क्लेम में, बराबर के नहीं, पीस है बट उसमें एक नहीं है, वेट भी कम है. समझ में आया आपको? वैसा. फिर उसके बाद परफॉर्म व्हाट? परचेस एंड सेल्स एट कट ऑफ टेस्ट्स. कट ऑफ डेट लेने का, और यहां तक अपन क्या बोलेंगे, मान लो ये जो है ये इधर कट ऑफ ना 31 मार्च नहीं, मान लो 5-6 दिन पहले, क्योंकि इधर क्या करेंगे, इस पीरियड में ये लोग क्या करेंगे, गफला करने की कोशिश करेंगे. सो इधर क्या है, दिस इज 31 मार्च, बराबर. यहां मान लो ये 25 मार्च है, तो इसमें जितना भी आपने परचेस या जो भी सेल किया है ये एक्चुअल होना चाहिए ना, बराबर है. तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि सारे परचेस रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए, एक्चुअल के सारे परचेस है या नहीं, और सारे सेल एक्चुअल में हुए या नहीं, वो, ताकि फिर मैं 31 मार्च का इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड्स है वो बराबर है या नहीं वो एस्टेब्लिश कर सकता हूं. तो इसलिए हमने कट ऑफ देखना है. तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल में भी हमने कट ऑफ देखा था, वो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं. ट्रेड रिसीवेबल में हमने देखा था कि एक्चुअल में गुड्स डिस्पैच हुए हैं या नहीं, कल पढ़ा था, याद होगा आपको, कि अगर आपने माल बेचा है वो ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है, तो हमने क्या देखा जाके, पहले उसने, आपको याद है कल बोला था कि पहले वो सिर्फ फेक एंट्रीज पास करते थे, तो ऑडिटर ने जाके क्या किया, डिस्पैच एंट्रीज चेक करी. फिर कभी कभी क्या किया उसने, ट्रेड रिसीवेबल भी एंट्री पास करी, डिस्पैच भी किया, बट बाद में रिटर्न आया सब्सिक्वेंट पीरियड में. तो अपन ने इन्वेंट्री भी देखा ना, तो यहां पे जब इन्वेंट्री चेक करेंगे तो वो भी अपने को रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे. समझा? ओके. Purchase and sales, trace shipping documents, receiving reports, warehouse records, to what the accounting records immediately before and after year end. Before मतलब ये कट ऑफ डेट के पहले, आफ्टर मतलब अपना सब्सिक्वेंट पीरियड. बोलो. उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू टैग्ड इन्वेंट्री, परफॉर्म टेस्ट फॉर ओमिटेड ट्रांजैक्शन एंड इनवैलिड ट्रांजैक्शंस. बराबर है. कुछ ट्रांजैक्शंस आपने क्या करें, ओमिट कर दिए, कोई इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. इन्वेंट्री है, हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा हो कि इन्वेंट्री है बट सिस्टम में है बट एक्चुअल में नहीं है. कभी उल्टा भी हो सकता है, एक्चुअल में है बट सिस्टम में नहीं है, बराबर के नहीं. तो ऐसे टाइम में हमने देखना है कि वो इन्वेंट्री टैग्ड है बट सिस्टम में उसका एंट्री क्यों नहीं हुआ, तो उसका एंट्री पास करो, बराबर. क्योंकि आप समझो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी बड़ी इन्वेंट्रीज होती है, आप हिसाब नहीं लगा सकते. जस्ट ये सोचो कि कोई भी कपड़े की दुकान, कौन सी बड़ी वाली मॉल, बराबर है कि नहीं, जिनका सेंट्रलाइज परचेसिंग हो रहा है. कभी आप अगर कोई ऐसा सेंट्रल मॉल, सेंट्रो मॉल या ऐसे कोई देखा होगा ना कि जो सिंगल ओनर है उसका, जिसमें अलग अलग ब्रांड्स है, उनके पार्किंग में वगैरह आप कभी जाओगे देखोगे ना, तो ऐसे बक्से होते हैं, वो उनका स्टाफ बैठा रहता है, टैगिंग करते बैठा रहता है वो लोग मॉल्स में. तो कभी कभी हो सकता है कि कोई आइटम उनसे क्या हो जाए, वो छूट जाए, ठीक है ना. कभी कभी आपने देखा होगा बारकोड स्कैन ही नहीं हो रहा, बराबर, वो देखता है ये सिस्टम में है ही नहीं इसका एंट्री, फिर वो साइड में रखता है उसको. तो ये कभी कभी हो सकता है, सो आपने वो चेक करना है. कभी कभी इनवैलिड ट्रांजैक्शन, इनवैलिड मतलब क्या, वो डबल टाइम रिकॉर्ड हो गया होगा, बराबर, या वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो इसको भी क्या बोलते हैं, ओमिटेड अलग, और इनवैलिड मतलब गलत. मतलब अभी मान लो ये 10 रुपए की बोतल 20 रुपए के जगह पे रिकॉर्ड हो गई होंगी, तो दिस इज इनवैलिड ना. वैसा क्लेरिकल अरिथमेटिकल एरर्स आपने देखना है, उसकी एक्यूरेसी एस्टेब्लिश करना है, परपेचुअल रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करना है, फिजिकल काउंट करना है, थर्ड पार्टीज के साथ इन्वेंट्री चेक करना है विथ ट्रांसपोर्ट रिसीट्स, वेयरहाउस, पोर्ट अथॉरिटीज, क्योंकि इन्वेंट्री इन ट्रांजिट भी हो सकती है, तो वो भी अपनी है,
वेयर हाउस में, गोडाउन में पड़ी होगी, वो भी अपनी है, तो वो सब चेक करना है. एंड गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री. वापस सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा. किसके लिए थे ये? कंप्लीटनेस को एंश्योर करने के लिए. नजर घुमाना एक बार. डन. ओके. अभी राइट्स. अभी ये पूरा पूरा आपका बचपन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा आपने. ओनरशिप क्या होता है वगैरह ऐसा. बस उसी के बेसिस पे आराम से देखना. फर्स्ट क्या देखना है आपको? एकदम इजी इजी ध्यान में रखना. आपकी इन्वेंट्री है, ये कैसा पता चलेगा? डॉक्यूमेंट ना, बिल होना चाहिए उसका, बराबर. परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट, वेंडर इनवॉइस, कैंसल चेक और पेमेंट फाइल. जो भी डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएट करेगा कि ये आपका एसेट है करके, वो आपने चेक करना है. फिर यू चेक द कंसाइंड गुड्स. गुड्स कंसाइंड के अपन ओनर होते हैं क्या? अपन ओनर होते हैं. कंसाइनी ओनर होता है क्या? नहीं. उसके बाद क्लाइंट करस्पॉन्डेंस, सेल्स, रिसीवेबल रिकॉर्ड्स, परचेस डॉक्यूमेंट्स, पूरा करस्पॉन्डेंस कि हमने परचेस ऑर्डर दिया, बराबर है कि नहीं. फिर हमको सेल्स इनवॉइस आया, मतलब परचेस इनवॉइस आया, बराबर है कि नहीं. हमने सेल किया, तो वो अब हमारी इन्वेंट्री का ओनरशिप नहीं है. सब डॉक्यूमेंट लिखने का. कंसाइनमेंट अग्रीमेंट, कंसाइनमेंट गुड्स के साथ साथ कंसाइनमेंट अग्रीमेंट भी देखो. मटेरियल परचेस, क्या हुआ? सॉरी, कोलैटरल अग्रीमेंट्स. कोलैटरल मतलब क्या? उसके साथ और कोई सपोर्टिंग अग्रीमेंट्स होंगे. मटेरियल परचेस, इनवॉइसेस, ऑब्टेन कंफर्मेशन, हेल्ड बाय थर्ड पार्टी. लग रहा है क्या इजी? डिक्लेरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी ऑन लेटर हेड्स authorizing personnel of that third party confirming the items of inventory belong to the entity. थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेने का उसके लेटर हेड पे ये कह के कि जो भी ये स्टॉक है ये आपके क्लाइंट का ही है. मान लो फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी के लेटर हेड पे क्या लिख के लेने का कि ये स्टॉक एसपीसी का ही है, मैं बस कस्टडियन हूं उसका. वैसा हो गया ना. ओनरशिप राइट्स मतलब आपको ओनरशिप चेक करना है. पढ़ो एक बार. आगे बढ़े बच्चों. ये क्या है, मैं ये पॉइंट्स होमवर्क के लिए दे सकता हूं आपको, बट मेरे को देना नहीं है.
मैं चाहता हूं कि हम लोग बस अभी हाफ चैप्टर तो हो गया अपना, हम क्या चाहते हैं कि सारा एक बार अपने नजर से वो एक बार आप गो थ्रू कर लो, तो क्या हो जाएगा, अपने को ये इस टॉपिक का चिक चिक नहीं रहेगा फिर। ठीक है, वैल्यूएशन अभी राइट्स देखने के बाद अभी अपन बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की। सो डिपेंडिंग अपॉन इट वेदर इट इज फीफो और वेटेड एवरेज, यही तो एक्सेप्टेबल मेथड्स है, फीफो या वेटेड एवरेज। लीफो अलाउड है क्या? नहीं। सो एक एक आइटम के लिए अभी बात करेंगे। रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि इसका वैल्यूएशन आप कैसे चेक करोगे, WIP का वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे, फिनिश गुड्स या गुड्स फॉर रीसेल कैसे चेक करोगे। क्लियर है एकदम? सो सबसे पहले रॉ मटेरियल में कौन से गुड्स आ रहे हैं, असर्टन व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, इट इज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर ना, तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग चैप्टर ध्यान में रखने का, मटेरियल कॉस्टिंग भूल गए, परचेस कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, बराबर के नहीं, फिर उसके बाद टैक्सेस, क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, डिमरेज नॉट टू बी एडेड, पेनल्टीज नॉट टू बी एडेड, बराबर के नहीं। सो कैरेज इनवर्ड, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एक्सेट्रा। तो फर्स्ट इंक्लूजन्स इन कॉस्ट्स, नंबर 2 if standard costs are used, बराबर है। so inquire the basis of standards, how these are compared with actual cost and how variances are analyzed। आपको पता है हम लोग कॉस्टिंग में बाय प्रोडक्ट ये चैप्टर पढ़ते थे, इसमें अलग अलग मेथड्स थे बाय प्रोडक्ट के वैल्यूएशन के, उसमें NRV एट स्प्लिट ऑफ, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, और उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड भी हम लोग यूज करते थे कि अगर वो बाय प्रोडक्ट का ऐसा कॉस्ट रेडिली डिटर्मिनेबल नहीं है तो मार्केट में उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है वो हम लोग बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट यूज कर लेते थे, ऐसा है। तो वो अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप यूज कर रहे हो, सो आपने देखना है कि कौन से बेसिस पे आपने वो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करी है, और अगर वो एक्चुअल कॉस्ट अगर और स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर दोनों में डिफरेंस है तो आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर डेविएशन। टेस्ट चेक द कॉस्ट प्राइसेस, अब कॉस्ट प्राइस कैसे चेक करोगे, विद द परचेस इनवॉइस, खरीदी भाव कैसे चेक करोगे, उसके परचेस बिल के साथ। फिर उसके बाद फॉलो अप वैल्यूएशन ऑफ ऑल डैमेज्ड और ऑब्सोलीट इन्वेंट्रीज noted during the observance of what physical counting with a view to establishing a realistic net realizable value। कभी कभी क्या होता है, कुछ माल आउटडेटेड होता है, पुराना हो जाता है या डैमेज होता है, तो कभी कभी क्या होता है, डैमेज्ड या जो क्या बोलते हैं उसको ऑब्सोलीट आइटम होता है, उसको कॉस्ट बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका रियलाइजेबल वैल्यू विल ऑलवेज बी लोअर। अब अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डैमेज्ड है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सस्ते में बेच देंगे ना भाई, बराबर के नहीं। बहुत से आप अगर कपड़ों की दुकानों में देखते हो, शर्ट थोड़ा सा फटा हुआ होता है, हैंगर पे लगे हुए या कोई टैग्स के वजह से वो टैगिंग करते हैं ना, उसको पिन लगा के ऐसे, तो उस नहीं फर्स्ट मेरे को बोलने दे, टैग लगा हुआ होता है, वो पिन लगाते हैं ना उसके अंदर, फिर वो पिन निकालते हैं। आप चेक करना कभी कभी वो जहां वो पिन निकालते ना, वहां से जहां से पिन निकालते वो लोग क्या करते, फोल्ड करके आपको दे देते, आपका भी ध्यान नहीं होता, फिर आप एक बार पहन लेते हो, वॉश होके आता है, फिर आपको दिखता है अरे वो होल बड़ा हो गया फिर वो। तो आपने तभी देखना है कि जहां से उसने टैग निकाला ना उसमें बड़ा होल तो नहीं है ना, अगर है तो उसको रिटर्न कर देना, नहीं चाहिए भाई। फिर वो ऐसे टाइम पे क्या बोलेगा आपको, अब वो किसी और को तो बेचना पड़ेगा उसको, तो उसको क्या करेगा वो कि थोड़ा सा डैमेज देना, तो वो उसको क्या करेगा, सस्ते में बेच देगा, या वो एम्प्लॉयज को डिस्काउंट में बेच देगा वो, ऐसा। तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू आपने ध्यान में रखना है। पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा उसको, कॉस्ट प्राइजेस,
with purchase invoice, outdated, damage goods at NRV. ये किसके लिए हुआ? रॉ मटेरियल के लिए। अभी वर्क इन प्रोग्रेस, WIP ये कौन से स्टेज पे है उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन होगा ना। 25% कंप्लीट, 50% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। तो वो वैल्यूएशन इन वेरियस स्टेजेस की, उसमें एडिशन क्या क्या आपने किया है और उसमें आपने वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन व्हाट द एस्टिमेट्स। क्योंकि WIP का क्या वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसका वैल्यू क्या है ये आपको एक्चुअल नहीं पता ना। देखो इसमें क्या होता है, जो WIP होता है ना इसमें दो बातें होती है। अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं है टॉपिक, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है तो उसमें ये बातें होती है। वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है ना इसमें दो बातें होती है कि एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। किसमें था ये? बीकॉम में था। वेरी गुड। सो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड होता है। जो वर्क सर्टिफाइड होता है ना इसमें हम लोग कॉस्ट, बराबर है कि नहीं, प्लस इसमें थोड़ा प्रॉफिट एलिमेंट टिल दैट डेट हम लोग कंसीडर करते हैं। बट जो अनसर्टिफाइड होता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच के हिसाब से वी ओनली कंसीडर व्हाट कॉस्ट, क्योंकि जो सर्टिफाई हो गया उसका प्रॉफिट एलिमेंट मिलना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और इधर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो दोनों का मिला के WIP का वैल्यू डिसाइड होता है। तो जो वर्क सर्टिफाइड है उसका वैल्यू कितना होगा, कितना मुनाफा मिल सकता है, ये तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा ना इसको। तो हमें वो बेसिस फॉर एस्टिमेट स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है? आज कोई भी कंस्ट्रक्शन आप देखो, साइट बन रही है तो वो बोलता है कि हमारा स्कीम 50% हो गया है, तो उसके हिसाब से वो पैसा या प्रॉफिट कुछ बुक करेगा ना, तो वो कितना करेगा वो एस्टिमेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने वो बेसिस फॉर एस्टिमेट देखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। डन। वापस से नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड। इसके अंदर क्या कहता है, इफ ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड। समझते हो क्या ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ascertain the basis on which they are included and compare such basis with the available costing and financial information and data. basis for which the overheads are charged मतलब अलग अलग ओवरहेड्स के अलग अलग बेसिस होते हैं ना। एरिया होता है, लाइट पॉइंट्स होते हैं, मशीन का पावर होता है। तो आप वो इनडायरेक्ट खर्चे अगर WIP के कॉस्ट में ऐड कर रहे हो तो आपने क्या करना चाहिए, उसका बेसिस भी आपने स्टडी करना चाहिए। अगर आप पॉइंट्स देखोगे ऊपर के और यहां के नीचे के, रॉ मटेरियल के लिए सिर्फ उन्होंने क्या बोला, परचेस, वो परचेस और उसके एलिमेंट्स देखना है। इधर क्या बोला, सिंस इट इज अ WIP इसका वैल्यूएशन का बेसिस चेक करो और इसमें कौन से कॉस्ट के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और उस कॉस्ट एलिमेंट में अगर इनडायरेक्ट खर्चे भी अगर आ रहे हैं तो उसका बेसिस चेक करो। ठीक है। एंश्योर दैट मटेरियल कॉस्ट एक्सक्लूड एनी एबनॉर्मल वेस्टेज फैक्टर्स। डू यू अग्री विद दिस? क्या बोल रहा हूं भाई? एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, कॉस्टिंग। नॉर्मल लॉस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट बिकॉज इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, बट एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो उसको P&L में बुक करेंगे, तो उसको वो WIP के माथे पे डालेंगे क्या? प्रोडक्ट के कॉस्ट पे डालेंगे क्या उसको? नहीं। बट कंपनी का खर्चा है तो कंपनी के P&L में आएगा क्या? हाँ, ऐसा बात कर रहे हैं। सही है ना एकदम? यस। फिनिश गुड्स, वापस से सेम टू सेम। कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड है? ओवरहेड्स अगर इंक्लूडेड है तो व्हाट इज द बेसिस एंड वेदर द बेस अपीयर्स टू बी रीजनेबल।
एंश्योर दैट फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एनआरवी इफ दे लाइकली टू फेच अ वैल्यू लोअर देन देयर कॉस्ट। मजाक कर रहा है क्या भाई? पता है ना, ये कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो लोअर पे ही करेंगे ना। ठीक है, खत्म। क्लियर है? आगे अभी इसके बाद एक एनालिसिस होता है FSN एनालिसिस। हमने पढ़ा था इसको, फास्ट, स्लो या नॉन मूविंग। कुछ याद आता है क्या आपको? सब इन्वेंट्री के रिलेटेड है ना ये। तो आपने पूरा इसको डिवाइड करना है कि कौन सा इन्वेंट्री फास्ट है, स्लो है या नॉन मूविंग है। फॉलो अप दैट इन्वेंट्रीज आर ऑब्सोलीट, डैमेज, स्लो मूविंग एंड देन असर्टन की उनका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है। क्योंकि अगर ये स्लो मूविंग है या नॉन मूविंग है, पड़ा हुआ है, तो भाई ये क्या ही पैसे देगा अपने को। समझा क्या बात को? तो वो अपने को चेक करना है। फिर इसका वैल्यूएशन चेक करना है बराबर, कि कितना रियलाइजेबल वैल्यू, उसका वैल्यू कितना मिलेगा अपने को। फॉर द पर्पस रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड व्हाट, इन्वेंट्री एजिंग split and follow up for any inventories which at the time of observance of physical counting were noted as damaged or obsolete। तो ऐसा ये FSN एनालिसिस आपने क्या करना है, मैनेजमेंट से लेना है। बस इसको अपन FSN नहीं बोलेंगे, इधर ऑडिट में अपन क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री एजिंग दे दे भाई। जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है वो है फास्ट, जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है वो है स्लो, जिसका होल्डिंग पीरियड ज्यादा है वो है स्लो, जिसका होल्डिंग पीरियड कम है वो है फास्ट। फिर इसको हमने कंपेयर करना है विथ व्हाट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फाउंडेशन में पढ़ते थे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक एसेट को, अब मुझे ये फोन है, इसको अगर चेंज करना है तो कितना खर्चा लगेगा, उसको बोलेंगे क्या, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एग्जामाइन द वेंडर प्राइस लिस्ट टू डिटरमाइन द रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन द करंट प्राइस। इसका मतलब समझा गया आपको? क्या ये आपका डैमेज प्रोडक्ट है, ये आपका डैमेज प्रोडक्ट है। डैमेज प्रोडक्ट को रिप्लेस मतलब इसको नया खरीदना पड़ेगा ना, तो कितने में नया आएगा वो कॉस्ट रिकॉर्ड करो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नंबर 2, वेंडर से प्राइस लिस्ट लो, बराबर के नहीं। और हमने जो रिकॉर्ड किया है इज लेस देन द, डिटरमाइन इफ द रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन दी करंट प्राइस। वेंडर से प्राइस, अभी मैं मान लो ये जो है ना, ये टैबलेट टूट गया, बराबर है कि नहीं। अब मैं बोलेगा कि ये लेनेवो का ये मॉडल नंबर, मैं वेंडर को पूछेगा भाई कितने को आता है ये, वो बोलेगा सर ये 10,000 का आता टैबलेट। तो मेरे बुक्स में कितना होना चाहिए, 10,000 से ऊपर या नीचे। तो वेंडर का प्राइस लिस्ट क्यों लिया, एस्टैब्लिश करने के लिए कि बुक्स में जो रिकॉर्ड किया है ना वो उससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझा गया? क्योंकि डैमेज है ना इन्वेंट्री, ये आउटडेटेड है ना ये। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको रिकॉर्ड करा है बुक्स में, रिकॉर्डेड एट व्हाट 10,000, वेंडर बोलता है कि यार ये जो है ना सर 8,000 का आता है, ये तो एड़ा है कि तो ये डैमेज वाला तो 10,000 को कैसा रिकॉर्ड करेगा। ठीक है सर, फिर मैं 8,000 में रिकॉर्ड करता हूं। अरे फिर भी एड़ा है कि तू 8,000 में नया आ रहा ना, तो तुम्हारा रिकॉर्डेड अमाउंट क्या होना चाहिए, इस वेंडर के प्राइस से कम होना चाहिए। अभी समझ में आया क्या? टाइम दो हर एक चीज को। आगे वापस से क्या बोला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो, इससे पता चलेगा वेदर इट इज अ फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के केस में, टेस्ट दी ओवरहेड एलोकेशन रेट्स दैट ओनली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड ओवरहेड्स हैव बीन इंक्लूडेड। टोटल कॉस्ट कैसा आता है, कॉस्ट शीट याद है ना आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसका वैसा। तो यही सारे खर्चे आने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशन प्रिंसिपल लोअर और एनआरवी, डिस्क्लोजर पढ़ लीजिएगा।
डिस्क्लोजर पढ़ना है आपको? हाँ बेटा, मोड ऑफ वैल्यूएशन, हाँ, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. डन. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, जो AS10 में आपने पढ़ा है सब. ये पूरा AS10 का स्टार्टिंग का पूरा AS10 हुआ है ना आपका? AS10. बट पता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है? ठीक है, इसमें हम लोग को क्या देखना है? सबसे पहले वी हैव टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल. क्या एनालाइज करना है अपने को? रेवेन्यू या कैपिटल. बिकॉज कैपिटल रहेगा तो इट विल बी एडेड टू पीपीई, रेवेन्यू रहेगा तो इट विल बी डेबिटेड टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए हम लोग को क्या करना है कि कौन सा टाइप का खर्चा है वो आपको एस्टैब्लिश करना है. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. देखो, करंट एसेट या इन्वेंट्री की जब हमने बात करी तो उसमें क्या बोला? इट इज यूज्ड फॉर सेल. वो आपको करंट पीरियड में ही रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं अपन? इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या होता है? जो भी आइटम आप बेच सकते हो और करंट पीरियड में उससे रेवेन्यू जनरेट करोगे उसको बोलते हैं क्या? इन्वेंट्री. बट जो आइटम आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा बट उसका बेनिफिट सिर्फ इस साल नहीं है, आने वाले कई सालों तक वो आपको बेनिफिट जनरेट करके देगा, देन दैट पर्टिकुलर एसेट इज रिकॉर्डेड एज व्हाट? पीपीई. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो टैबलेट है इसको मैं इन्वेंट्री बोलूं या इसे मैं पीपीई बोलूं? पीपीई. क्यों? क्योंकि ये मुझे सिर्फ इस साल बेनिफिट थोड़ी देने वाला है. अगर इस साल बेनिफिट देगा सिर्फ तो इसको मैं बोलूंगा इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. समझा क्या बात को? बट अगर मुझे इसका बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलने वाला है, बराबर, अगले 4-5 साल तो बेनिफिट उठा सकता हूं इसका, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको पीपीई बोलेंगे कि इट हैज गॉट व्हाट? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. देन द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी रिलायबली मेजर्ड. इसका इनवॉइस आएगा ना, बराबर है, आई कैन मेजर इट. An enterprise evaluates under this recognition principle that all its costs on property, plant and equipment at the time they are incurred, and these costs include what? Initially to acquire, subsequently to add to replace a part of or service of it. तो इसमें क्या होता है? इसमें कौन से खर्चे आते हैं? तो बेसिक आपको बता दूं कि इसमें खर्चे कौन से आते हैं. सबसे पहले आपने इसे एक्वायर करने के लिए जो खर्चा है वो खर्चा आया आपका. उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए भी तो आपको खर्चा आता है ना कभी कभी, टू मेक इट टू पुट टू यूज, तो वो भी आप कैपिटलाइज करोगे. ठीक है ना? तो मतलब टिल द टाइम इट इज बॉट टू योर डोर स्टेप एंड पुट टू यूज, सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? आप उसे कैपिटलाइज करेंगे. फिर उसके बाद अगर उसके अंदर कोई आप मेजर पार्ट कोई रिप्लेस कर रहे हो, बराबर के नहीं, मेजर पार्ट या मेजर रिपेयर्स अगर है, तो फिर उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? एज एडिशन टू व्हाट? द कॉस्ट. इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझ में आया आपको? सो दीज आर द कॉस्ट दैट आर कंसिडर्ड इन पीपीई. समझ में आया आपको? मेजरमेंट रिकॉग्निशन, ऑल ऑफ देम आर मेजर्ड एट व्हाट? कॉस्ट. इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट व्हाट? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बट पीपीई इज मेजर्ड एट व्हाट? कॉस्ट. ठीक है. अभी इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे ऑफ कॉस्ट, ये पूरा AS10 का ज्ञान है. तो अभी आप पढ़िए इसको. ठीक है, अभी आप पढ़िए इसको,
क्योंकि जब आप बाद में AS10 भी पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा. सो द कॉस्ट आइटम इंक्लूड्स व्हाट? परचेस प्राइस, लॉजिकली देखो. इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर बाहर से मंगवाया है तो. नॉन रिफंडेबल परचेस टैक्सेस, कौन से बोल रहे हैं? नॉन रिफंडेबल, या जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. समझा क्या बात को? जैसे अगर मान लो मैंने इसको परचेस किया, बट आई मैन, अभी आप जीएसटी समझते हो तो अब मैं बातें कर सकता हूं आपके साथ. ये अगर मैं यूआरडी हूं, हु इज यूआरडी? अनरजिस्टर्ड डीलर. मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैंने ये 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा, मेरे को जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख. याद है कॉस्टिंग का डे 1 कैसे? सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, आप क्या बोल रहे हो? अभी कितना अच्छा लग रहा है ना आपको? अभी अगर मान लो मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, तो मेरे को ये 1 लाख में मैंने परचेस किया, इसमें 18% मेरे को जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा ना. तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी होगी? उसमें 18% माइनस करके होगा ना, बिकॉज इट इज आई एम गेटिंग द क्रेडिट ऑफ इट. समझ में आ रहा है आपको? एंड आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स. ये तो हमें पता था ना कि ट्रेड डिस्काउंट वगैरह इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट. अरे बोलो बच्चों. मटेरियल कॉस्टिंग. एनी कॉस्ट directly attributable to bringing the asset to the location and capable of operating, मतलब उसको चलाने के लिए सारा खर्चा, उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन इसको कैपिटल कॉस्ट बोलेंगे. द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग. स्टार्टिंग का खर्चा होता ना कि उसको क्या करना है. अब वो आया, बल्क में आया कुछ, तो उसको डिसमेंटल करना, उसको कंटेनर से निकालना, उसको वापस से जोड़ना, बराबर. वो सब खर्चा डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरिंग ऑन द साइट वेर इट इज लोकेटेड रेफर्ड टू एज व्हाट? डीकमीशनिंग कॉस्ट, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, which is the obligation for the enterprise either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during the particular period other than to produce inventories during that period. इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलेंगे as what? The capital cost. बोलो नहीं समझा? अभी जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी ये, मान लो यहाँ पे ये टीवी लगा हुआ है, ये कैमरा माउंटेड है यहाँ पे. अब अगर नया कैमरा अगर मैं लाता हूं तो मैं टेक्नीशियन को भी बुलाऊंगा साथ में. तो टेक्नीशियन क्या बोलेगा? सर ये कैमरा निकालने का पैसा लूंगा. मतलब छोटा सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूं, आप फिर बड़ी मशीन इमेजिन कर लेना. पहले जो एग्जिस्टिंग मशीन है जो खराब हो गई उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, फिर उसको बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर दूसरा मशीन उसको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा. तो इसके लिए सबका तो खर्चा आएगा ना. जो आपने ऑलरेडी, आपको पता है कि ये खर्चा लगने वाला है, ऑल इज एडेड टू व्हाट? द कैपिटल कॉस्ट. समझ में आया आपको? Examples are cost of employee benefits arising directly from construction or acquisition of what? The item, property, plant and equipment. मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, प्रॉपर्टी, तो उसका मटेरियल वगैरह वो सब तो आएगा ही आएगा ना. बट अगर ये बिल्डिंग, अब मान लो ये जो बिल्डिंग है ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, अगर खरीदी किया तो परचेस कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट. बट अभी मैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, ये सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं. समझ रहा है क्या बात? अगर मैं खुद बना रहा हूं तो इसको बनाने के लिए जो एम्प्लॉइज ने यहां पे काम किया, उनको जो पैसा दिया वो कैपिटल कॉस्ट रहेगा या रेवेन्यू कॉस्ट रहेगा? कैपिटल. ऐसे एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. बट अगर हम लोग कोई कैपिटल एसेट बना रहे हैं और वो कैपिटल एसेट बनाने के लिए अगर हमने एम्प्लॉइज को हायर किया है तो एम्प्लॉय का कॉस्ट विल बी कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल. ये क्वेश्चंस आपको ट्रू एंड फॉल्स में, केस स्टडीज में, एमसीक्यूज में, अकाउंट्स या ऑडिट सब में आ सकता है. क्लियर है एकदम? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी, हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, असेंबली, टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, प्रोफेशनल फीस, ये सब क्या है? कॉस्ट दैट इज एट्रीब्यूटेड टू व्हाट? The property, plant and equipment.
एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ व्हाट, द पीपीई। ये एमसीक्यू में आएगा। आपको लिस्ट देंगे ऊपर का ये वाला और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू पीपीई। तो जिसमें क्या बोल रहा है वो, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन का कॉस्ट। जैसे हमने क्लासरूम क्या किया, इसको बिल्ड किया ये, तो इसका जितना भी खर्चा लगा वो कैपिटल कॉस्ट। बट फिर डे 1 पे अपन ने ओपनिंग करा था, बराबर है कि नहीं? तो थोड़ा डेकोरेशन किया, बराबर, लाइट्स वाइट्स लगाई, बराबर है, तो वो बलून गुब्बारे उसका खर्चा आया कि नहीं आया? जोड़ दो सर कैपिटल कॉस्ट। नहीं। सो इनॉग्रेशन क्या है? ओपनिंग का कॉस्ट, इनॉग्रेशन का कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, बराबर, तो उसका एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल एक्टिविटी। हमने प्रमोशन किया कि हमारा ऑफिस जो है ना अभी इधर इधर है, पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, उसका खर्चा, ऑफिस बनाने का खर्चा कैपिटल कॉस्ट, लोगों तक मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना कि हमारा नया ऑफिस बन रहा है, आ जाओ ओपनिंग के लिए। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन। अरे तुमने आप मशीन लाया ना, अब मशीन को चलाने के लिए जो तुम रोज का काम काज कर रहे हो, अभी मैंने मान लो क्या बोलते हैं उसको, एसी लगाया, एसी का लाने का खर्चा कैपिटल कॉस्ट, एसी का खर्चा कैपिटल कॉस्ट। अब उसको कंडक्ट कर रहा हूं मैं, मतलब क्या कर रहा हूं, अभी उसको यूज कर रहा हूं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है उससे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो वो कैपिटल कॉस्ट में जोड़ू या रेवेन्यू कॉस्ट में जोड़ू? समझा क्या बात को? ऐसा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, तो ये तो समझ में आ गया आपको। सो दीज आर व्हाट द डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये AS 10 में ज्ञान दिया जाता है आपको कि कौन से खर्चे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएंगे और कौन से नहीं। एज एन ऑडिटर आपने इसको इवेल्युएट करना है। ये पहले क्यों सिखाया जाता है आपको? क्योंकि जब ये इवेल्युएट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये खर्चे आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए। क्योंकि फिर डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? कॉस्ट पे। अगर आपने कॉस्ट गलत असर्टन कर ली तो डेप्रिसिएशन गलत लगेगा आपका। समझा क्या बात को? तो इसीलिए पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रेवेन्यू खर्चा कैपिटल में जोड़ दिया तो आपका प्रॉफिट आपका गलत दिखेगा। कैपिटल खर्चा अगर आपने रेवेन्यू में जोड़ दिया तो आपका प्रॉफिट गलत दिखेगा। समझा गया बात को? तो ऐसी कुछ बातें हैं। गुड, समझ में आया सबको? यस सर। अब हम लोग क्या बोलते हैं, देखो वापस से आज स्टार्ट कौन से पेज नंबर से किए थे हमने? 45 से किए थे। तो कितने पेज हो गए सिर्फ आज? हाँ, तो मतलब टेक्निकली और 10 मिनट बाकी है अपना। लेट स्टार्ट किए थे ना अपन थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ बातें आपको होमवर्क के लिए पढ़ने को दे रहा हूं मैं, इसको आपको पढ़ना है। आपको ये डिस्क्लोजर वाला तो अभी आपको समझ में आ गया कि ऐसा डिस्क्लोज करना है, तो बाय डिफॉल्ट हर पेज आपका वो होमवर्क के लिए है। ये वाला पार्ट आपको नोट्स में ये होमवर्क के लिए पढ़ना है, क्योंकि ये हमने कारों में कंप्लीट किया था। टाइटल डीड्स नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, याद है ना, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फर्स्ट ही पॉइंट था अपना, जिसमें से टेबल भी दिया था। क्लासरूम नंबर 1 हेल्ड इन द नेम ऑफ अंकिता मैम, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, याद आ रहा है? तो ये है, इसके लिए ये क्या बोल रहा हूं, ये एक बार होमवर्क के लिए पढ़ लेना। तो कारों का जैसा पॉइंट है ये। फिर रजिस्टर्ड वैल्यूएशन किया है तो इट शुड बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, याद है आपको? 10% और मोर वैल्यूएशन है, बट इट शुड बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड देन इंडिकेट द अमाउंट इफ इट इज मोर देन 10% और मोर, ऐसे याद है आपको? तो इसका रीवैल्यूएशन शुड बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, ये CWIP का ये आपने ये करना है। तो इधर अपना ये खत्म हो जाएगा, कल हम लोग जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करेंगे तब। ठीक है, AS 26 हुआ है आपका? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं आपको। इनटेंजिबल एसेट्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ओके,
एग्जिस्टेंस पढ़ लेंगे अभी, है इच्छा? भूख लग रही है? चुप रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सो सी यू गाइस टुमारो। यस, ये अभी चैप्टर आप देखोगे ऑलमोस्ट कितना हो गया अपना, हाफ हो गया। और एंड में तो इसके मतलब टेक्निकली आपको बताऊं कितने पेजेस का चैप्टर है एग्जैक्ट। ऐसा टेक्निकली ये चैप्टर जो है 115 पेजेस का चैप्टर है। आगे तो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, समरी और एमसीक्यूज है। तो ऐसे अपने लगभग 60 पेजेस हो गए हैं और अगले 50 पन्ने बाकी है। तो 50 पेजेस हो जाएंगे तो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे और बहुत अच्छा अच्छा है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में वगैरह ऐसे कुछ कुछ एंड में है, तो वो भी सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।